तलवारबाज की किंवदंती। अध्याय 5561 5570। विशालकाय देव वंश तारों वाले आकाश में सबसे शक्तिशाली जाति है। तथाकथित प्राकृतिक रूप से जन्मे जानवर देवता केवल समय और स्थान की सीमाओं के भीतर पैदा होते हैं, जबकि हमारा विशाल देव वंश तारों वाले आकाश द्वारा पोषित सबसे उत्तम रचना है, पूरे ब्रह्मांड में पहली और सबसे प्रमुख जाति। ये कथन कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। समय और स्थान की विशालता में असंख्य चीजों द्वारा आकार लिए गए कितने स्वाभाविक रूप से जन्मे पशु देवता थे, बस कुछ ही, और वे प्रजनन भी नहीं कर सकते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। दूसरी ओर विशालकाय देव वंश न केवल प्रजनन कर सकता था, बल्कि उसके पास विरासत की यादें भी थीं, जो जानवर देवताओं के पास नहीं थी। यही सच्चा खजाना था। समय और अंतरिक्ष की नदी में अवतरित हुए विशालकाय देव कबीले के सदस्यों के अतिरिक्त तारों भरे आकाश के विशाल विस्तार में भी शक्तिशाली विशालकाय देव कबीले के प्राणी पैदा हुए थे। असीम ब्रह्मांड में विचरण करते हुए वे असली ताकतवर लोग थे। अपनी उंगलियों के एक झटके से वे किसी भी आयाम को नष्ट कर सकते थे। जियान वुशुन पूरी तरह आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तारों भरे आकाश में इतनी शक्तिशाली जाति होगी। फ्रोलासा ने जियान वुशुन को देखा और सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसी प्रतिभा के रूप में जीवन की शक्ति को प्राप्त कर पाना विशालकाय देव वंश से भी दुर्लभ है। ब्रह्मांड गुरु तो बस एक शुरुआत है, तुम्हारी यात्रा अभी लंबी है। जीवन की शक्ति एक जादुई शक्ति थी जो सभी चीजों को बनाने में सक्षम थी। चाहे विशालकाय देवकुल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे अभी भी असंख्य जीवन का एक हिस्सा मात्र थे। यदि वे सभी जीवित चीजों से बढ़कर नहीं हो सकते तो वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। यहाँ तक कि विशेष जीवन रूप भी ब्रह्मांड के मूल स्रोत द्वारा प्रदान किए गए जीवन ही थे। जब तक कि वह अद्वितीय इच्छा शक्ति वाली शक्तिशाली जाति न हो, तभी वे जीवन की शक्ति का परित्याग कर सकते थे। हालांकि ऐसी जातियां या तो समय से पहले ही नष्ट हो गई या उनमें ताकत की कमी हो गई। चाहे ब्रह्मांड हो, आयाम हो या तारों भरा आकाश हो, सभी जीवन के प्रति गहन प्रेम व्यक्त करते हैं। ये पहला और अपरिवर्तनीय नियम था। इस तरह जियान वुशुन को सचमुच आशा थी इस तारों भरे आकाश के सर्वोच्च शिखर पर खड़े होकर। हालांकि जब से युवान ने तारों वाले आकाश में प्रवेश किया है, जियान वुशुन ने खुद को अधिक आंकने की हिम्मत नहीं की। वह मानता था कि उसे भाग्य ने चुना है, लेकिन अब वह ऐसा नहीं सोचता। स्वर्ग से परे भी चीजें थीं और लोगों से परे भी लोग थे। आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं। मेरे भगवान मजाक कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक दाव भगवान हूँ। दाव मर्ज भी मेरे लिए एक क्लेश है। मैं ब्रह्मांड गुरु में झांकने की हिम्मत नहीं कर सकता, जियान वुशुन ने विनम्रतापूर्वक कहा। संकट शब्द सुनते ही शेनलिंग फ्रोलासा के चेहरे पर भाव बदल गए। फिर वह हंस पड़ा। तुम सही हो, संकटों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड गुरु भी हर बड़े संकट में गिर सकता है। तुम युवाओं की तो बात ही छोड़ो। जियान वुशुन यूनिवर्स मास्टर के बारे में जानकारी के प्रति संवेदनशील था। शेनलिंग से यह बात सुनकर उसने तुरंत पूछा, क्या यूनिवर्स मास्टर क्लेश में गिर सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि ब्रह्मांड गुरु कष्टों से मुक्त है? जियान वुशुन ने अपना सिर हिलाया और पूछा, बस मैं उत्सुक हूँ। ब्रह्मांड गुरु को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या ये किसी लड़ाई की वजह से है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बता दूं, आपके किशन मंदिर में अतीत में कई ब्रह्मांड गुरु थे। सबसे शक्तिशाली, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, बहुत शक्तिशाली था। मेरी याददाश्त में कुछ पूर्ववर्तियों की तुलना में भी वह दुर्जय था और प्राकृतिक व्यवस्था के खिलाफ जाता था। वह अकेले ही एक आयाम को दबा सकता था, लेकिन इतनी ताकत के साथ भी वह अपनी ही बड़ी विपत्ति के आगे झुक गया। यही क्लेश है, शेनलिंग ने गहरी भावना के साथ कहा। यद्यपि किशन द्वारा दबाया गया, जियान वुशुन ने उस ब्रह्मांड मास्टर की ताकत की गहराई से प्रशंसा की। आखिरकार वह विशालकाय देव कबीले के वरिष्ठों के बराबर एक शक्तिशाली व्यक्ति था। क्या ये बाहरी ताकतों के कारण हुआ था या यह नियमों द्वारा निर्धारित आपदा थी? जियान वुशुन को यह अविश्वसनीय लगा। किशन का पतन हो गया, लेकिन उसके जैसे उत्तराधिकारियों को यह नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। शुरू में पहले सच्चे राजा ने किशन के पतन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह हमेशा से ही अटकलें लगाता रहा था और यहाँ तक कि इसे दानव ध्वनि हॉल में हुई अपनी मुठभेड़ से भी जोड़ता रहा था। संकरे पुल पर उसे किशन दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। हालांकि आवाज में नाराजगी थी। इसके अलावा उसका मूल स्रोत दाव भी नष्ट कर दिया गया। इसने स्थानिक मूल स्रोत से बलपूर्वक निकाले गए एक पथ को निगल लिया। ये स्वयं अपनी शक्ति कम करने का एक साधन था। शेनलिंग फ्रोलासा की आंखों में एक उदासीन भाव था जब वह गंभीरता से बोला, ये तारों वाले आकाश की मूल स्रोत चेतना है। जैसे ही उसने ये कहा, मानो एक अदृश्य जोड़ी आंखें उतर आई और उनकी निगाहें प्रथम कारागार पर टिक गईं। बाकी लोगों को वह अजीब अनुभूति महसूस नहीं हुई, लेकिन बातचीत कर रहे दो व्यक्तियों ने उसे तीव्रता से महसूस किया। चेतना का उद्गम स्रोत तारों वाला आकाश। यह एक शक्तिशाली चेतना थी जो ब्रह्मांडीय मूल स्रोत की चेतना से कई स्तर ऊपर थी। मूल ब्रह्मांड में एक मूल स्रोत चेतना थी और प्रत्येक क्षेत्र का अपना जन्मजात मूल स्रोत दाव था। जब किसी क्षेत्र पर सम्राट का नियंत्रण होता था तो मूल स्रोत चेतना ब्रह्मांडीय मूल स्रोत पर वापस लौट जाती थी। बदले में ब्रह्मांडीय मूल स्रोत चेतना ब्रह्मांड मास्टर के नियंत्रण में थी, जो ब्रह्मांडीय मूल स्रोत चेतना को लौकिक मूल स्रोत की ओर वापस ले जाती थी। समय और स्थान से ऊपर तारों भरे आकाश की मूल स्रोत चेतना थी। वह सच्चा शिखर सम्मेलन था। यद्यपि शेनलिंग श्रद्धा से भर गया था और उस चेतना के आगमन को महसूस कर रहा था, फिर भी वह चिंतित नहीं था। वह ब्रह्मांडीय मूल स्रोत की चेतना के बारे में चिंतित हो सकता है, लेकिन तारों वाले आकाश की चेतना उनके साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह उत्तराधिकारियों की स्मृतियों में दर्ज हो गया, यहाँ तक कि उनके विशालकाय देवकुल के महाशक्तिशाली प्राणियों को भी, जिन्होंने तारों वाले आकाश की चेतना को भड़काने का साहस किया था, कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ा। हालांकि कुछ नहीं हुआ, लेकिन शेनलिंग में उकसाने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार वह कोई महाशक्तिशाली प्राणी नहीं था। यदि उनके पास समय होता तो शायद वे इसका परीक्षण करने पर विचार करते। आप इसे महसूस कर सकते हैं।
शेन लिंग ने देखा कि जियान वुशुन के माथे पर पसीना आ रहा था, जैसे कि वह किसी चीज से दबा हुआ हो। जियान वुशुन ने बिना उत्तर दिए सिर हिलाया। उसे थोड़ा घुटन महसूस हुआ। वह चेतना उसके सिर के ऊपर खड़ी हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे उसकी सांसें कुछ अस्थिर हो रही थी तथा उसके शरीर के भीतर की जीवन शक्ति भी उबल रही थी। असुर पर विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियान वुशुन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा अस्तित्व इस जगह के स्थान से परे चला गया हो, यहाँ तक कि समय के मूल प्रवाह से भी मुक्त हो गया हो। ये शब्द बहुत ही सरल थे, फिर भी इनका उस पर बहुत गहरा असर हुआ। भय की भावना ने एक पल में ही उसकी मानसिक स्थिति को तहस नहस कर दिया। वाह, कुछ ही देर में वह अपने आप पर काबू पा गया, सांस फूलने लगी। उसके माथे पर तुरंत ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं। आप एक दाव भगवान वास्तव में तारों वाले आकाश की चेतना को महसूस कर सकते हैं। शेन लिंग की आंखें फटने के कगार पर लग रही थीं। वह अविश्वास में जियान वुशुन को देखता रहा, उसका स्वर विस्मय से भरा था। जियान वुशुन हैरान था, क्या केवल ब्रह्मांड गुरु ही इसे समझ सकता था? विचार करने पर यह बात समझ में आए, एक दाव भगवान के रूप में वह समय को भी नहीं समझ सकता था। वह उस अद्भुत चेतना को कैसे समझ सकता था जो समय और स्थान से परे है, जैसे कि तारों वाला आकाश। इसके अलावा उसने एक रहस्यमय आवाज भी सुनी, उच्छृंखल। जियान वुशुन मन ही मन अपने दिल में चिंतित था। हड़पने वाला क्या है? संक्षेप में, यह एक डाकू है। क्या वह एक हड़पने वाला है? हाँ और नहीं। जीवन शक्ति, क्या ये जीवन से संबंधित है या नहीं? यह एक छद्म प्रश्न है। कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे सकता। यहाँ तक कि शेन लिंग का भी कहना है कि बहुत कम लोग जीवन की शक्ति पर अधिकार कर पाते हैं। दूसरे पक्ष के पास उत्तराधिकारी की स्मृतियां थीं जो संपूर्ण विशाल देवकुल के ज्ञान के बराबर थीं। कहा जाता है कि जीवन की शक्ति अत्यंत दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ कि ऐसा लगता था कि इस स्थान और समय में केवल वही इसे धारण किए हुए है। संपूर्ण तारों भरे आकाश में केवल कुछ ही लोग थे जिनके पास जीवन की शक्ति थी। संकीर्ण रूप से कहें तो ये शक्ति माता पिता से मिलती है, व्यापक रूप से कहें तो ये ब्रह्मांड की ओर से एक उपहार है। लेकिन उसके पास ऐसी क्षमता कैसे आए? क्या वह एक हड़पने वाला था? तारों भरे आकाश की चेतना द्वारा प्रदत्त जीवन शक्ति का चोर? नहीं। जियान वुशुन का आंतरिक संकल्प गूंज उठा। वह अक्सर जिस अवज्ञा की बात करते थे वह केवल खोखले शब्द नहीं थे। सांसारिक नश्वर छोटी दुनिया में अवज्ञा का मतलब एक छोटे से क्षेत्र को चुनौती देना था, और उसने ये हासिल कर लिया था, अन्यथा वह आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। अब विशाल ब्रह्मांड में अवज्ञा का अर्थ था ब्रह्मांड के मूल स्रोत की चेतना को उठना। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने ये सब कर दिखाया है या नहीं। अचानक तारों वाले आकाश की चेतना उभरी, जिसने दावा किया कि वह एक हड़पने वाला था, और उसके मन में नाराजगी थी। क्या उसने एक ही कदम में सीधे स्वर्ग को भी चुनौती दे दी? जियान वुशुन को यह अविश्वसनीय लगा और शेनलिंग को भी ऐसा ही लगा। एक दाव भगवान का डोमेन की मूल स्रोत चेतना को महसूस करने में सक्षम होना पहले से ही उल्लेखनीय था। आमतौर पर दाव भगवान स्तर पर अवज्ञा का मतलब स्थानिक मूल स्रोत से मान्यता प्राप्त करने के बाद एक पारलौकिक दाव भगवान बनना था। उससे परे ब्रह्मांड के मूल स्रोत की चेतना थी, जिसे केवल सम्राट ही देख सकता था। लेकिन अब जियान वुशुन एकमात्र दाव भगवान तारों वाले आकाश की चेतना का ध्यान आकर्षित कर सकता है। दूसरे पक्ष ने कई स्तरों को पार कर लिया होगा। क्या ये जीवन की शक्ति के कारण हो सकता है? शेन लिंग भी हैरान था। विरासत की यादों में कुछ जानकारी के अनुसार जीवन की शक्ति के बारे में उनकी समझ काफी व्यापक थी। एक बार तारों भरे आकाश में एक शक्तिशाली प्राणी था जिसने जीवन की शक्ति का प्रयोग करके जीवन की नदी बनाई थी। ये समय और स्थान से अलग था, किसी के लिए भी पहुंच से बाहर था। बाद में कुछ लोगों को एक टूटी हुई प्राचीन नदी मिली और विशाल देव कबीले ने शक्तिशाली व्यक्तियों को जांच के लिए भेजा। अंततः उन्होंने पुष्टि की कि यह जीवन की पौराणिक नदी थी। जहां तक उस महाशक्तिशाली प्राणी का प्रश्न है जिसके पास जीवन की शक्ति थी, कोई नहीं जानता था। हालांकि ये किंवदंती लंबे समय से चली आ रही थी। कई लोगों का मानना था कि वह प्राणी नहीं गिरा था, बल्कि उनके द्वारा बनाई गई जीवन की नदी सूख गई थी। अगर वह गिरा नहीं होता तो कहां जाता? अब जियान वुशुन को देखते हुए जेन लिंग को कुछ हिचकिचाहट हुई। यहाँ तक कि उसने जियान वुशुन को ले जाने का इरादा भी बदल दिया। जो भी साधक स्वर्ग की अवहेलना करता था, वह जहां भी जाता था वहां एक आपदा और खतरा बन जाता था। शायद एक दिन वह भी जियान वुशुन के साथ गिर जाएगा। भगवान शेनलिंग, तारों वाले आकाश की यह चेतना। जियान वुशुन पूछना चाहता था, लेकिन शेनलिंग ने उसे रोक दिया। शेनलिंग फ्रोलासा ने अपनी हथेली हवा में दबाते हुए कहा, इस मामले का फिर से जिक्र मत करना। जब तुम्हारी ताकत बढ़ेगी तो तुम समझ जाओगे। मैं तुम्हें ब्रह्मांड गुरु के बारे में बताता हूँ। वैसे भी ऊपर दोनों बातें करने लगे। ब्रह्मांड का स्वामी कहे जाने वाले ब्रह्मांड मास्टर के लिए ब्रह्मांड को नियंत्रित करना इतना सरल नहीं था। कुछ कमजोर सम्राटों की तरह निचले क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए भी उन्हें द्वितीय श्रेणी का सम्राट होना आवश्यक था। मध्य क्षेत्र के लिए तृतीय श्रेणी के सम्राट की आवश्यकता थी। उच्चतर लोगों को श्रेणी 4 सम्राट की आवश्यकता थी। ब्रह्मांड मास्टर भी इससे भिन्न नहीं थे। ब्रह्मांड स्वामी के क्षेत्र में प्रवेश करके मूल ब्रह्मांड को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं था। स्पष्ट रूप से कहें तो ब्रह्मांड पर महारत हासिल किए बिना कोई भी ब्रह्मांड मास्टर नहीं कहला सकता। आखिरकार यदि किसी ने ब्रह्मांड पर महारत हासिल नहीं की है तो ब्रह्मांड मास्टर होने की कोई बात ही नहीं है। वास्तव में यूनिवर्स मास्टर की उपाधि सिर्फ एक लेबल थी। सम्राट के ऊपर क्लेश क्षेत्र था। क्लेश क्षेत्र को 9 क्लेशों में विभाजित किया गया था। केवल पहले 3 क्लेशों को पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के योग्य हो सकता है। हालांकि बहुत कम मजबूत व्यक्ति पहले 3 क्लेशों को पूरा कर सके। कई क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ यदि वे क्लेशों पर काबू पाने में आश्वस्त नहीं होते तो अपनी स्वयं की शक्ति को दबा लेते। जियान वुशुन थोड़ा भावुक हो गया। पता चला कि ब्रह्मांड का शिखर उतना आकर्षक नहीं था जितना लगता था। अगर उन सम्राटों को पता होता तो शायद वे इसके लिए इतने उत्सुक नहीं होते।
आखिरकार सम्राटों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, खासकर सर्वोच्च शिखर के विशेषज्ञों को, जिनकी मनस्थिति एकदम सही थी और वे अमर थे। दूसरी ओर क्लेश क्षेत्र में जाने पर नष्ट होने का जोखिम था। जियान वुशुन के दिल में एक संदेह पैदा हुआ। अगर कोई अपनी ताकत को दबा सके और जब तक वह पर्याप्त शक्तिशाली न हो जाए तब तक संकट को पार करने को स्थगित कर सके तो क्या ये काम नहीं करेगा। लेकिन जब उन्होंने यह विचार व्यक्त किया तो शेन लिंग खिलखिलाकर हंस पड़े। अगर यह इतना आसान होता तो ये क्लेश क्षेत्र नहीं होता। दमन का समय सीमित है और जब महान क्लेश उतरता है तो कोई भी बच नहीं सकता। यहाँ तक कि किशन मंदिर में मौजूद ताकतवर व्यक्ति और कबीले के भीतर हमारे वरिष्ठ भी ऐसा नहीं कर सकते। आपकी साधना शर्तों में इसे अपरिहार्य क्लेश कहा जाता है। शेन लिंग ने हल्की मुस्कान के साथ जियान वुशुन की भोली सोच को खारिज करते हुए समझाया। जियान वुशुन भी हंस पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसका सुझाव कितना मूर्खतापूर्ण था। अगर यह इतना आसान होता तो किशन मंदिर का विनाश नहीं होता। शेन लिंग ने कहा, हालांकि हर चीज में उम्मीद की एक किरण होती है। अगर कोई क्लेश को पार नहीं कर सकता और उसे दबा भी नहीं सकता तो कुछ लोग अपने मूल स्रोत को अलग करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह वे आगे की उन्नति की उम्मीद खो देते हैं लेकिन एक बेफिक्र जीवन जी सकते हैं। समय और स्थान की विशाल नदी में यह एक सामान्य घटना है। अन्यथा क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत पहले ही खत्म हो गए होते। तो तुम्हारा मतलब है जब किशन को संकट का सामना करना पड़ा तो उसने अपने मूल स्रोत को काट दिया क्योंकि उसे इसे पार करने का भरोसा नहीं था। जियान वुशुन कुछ हद तक हैरान था और साथ ही थोड़ा निराश भी महसूस कर रहा था। किशन एक ऐसा दुर्जय व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से अपने मूल स्रोत को काट दिया था। शक्ति के मार्ग पर चलने वाले अभ्यासियों के लिए यह एक अत्यंत कठिन विकल्प था और अधिकांश लोग अपने मूल स्रोत को काटने के बजाय मृत्यु का सामना करना पसंद करेंगे। ये सुनकर शेन लिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया और कहा, आपने इस पर गलत अनुमान लगाया है। मुझे सटीक कारणों के बारे में पता नहीं है। किशन ने अपने स्वयं के मूल स्रोत को काट दिया लेकिन अंत में वह अपने स्वयं के महान क्लेश के तहत नष्ट हो गया। जब मैं यहाँ दबा हुआ था तो कुछ क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञों ने उल्लेख किया कि यदि किशन ने अपने भक्षण मूल स्रोत को नहीं काटा तो वह क्लेश को पार करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए उसने पहले इसे काटना चुना। दुर्भाग्य से अपने स्वयं के मूल स्रोत को काटने के बाद किशन की ताकत कम हो गई और वह अंततः गिर गया। शेन लिंग ने अफसोस के साथ आह भरी। जियान वुशुन को आखिरकार समझ आ गया। उसके दिल में किशन के लिए बहुत सम्मान था। अगर किशन जैसा व्यक्ति भी मुसीबत का सामना नहीं कर सकता तो निस्संदेह यह उसकी मानसिक स्थिति को परेशान करेगा। बाद में उसने उत्सुकता से पूछा, भगवान शेन लिंग, मुझे आश्चर्य है कि अतीत में किशन को कितनी बार महान क्लेशों का सामना करना पड़ा। किशन 8वें महान क्लेश के दौरान गिर गया। 8वां क्लेश क्षेत्र, यह एक दुर्गम ऊंचाई थी। एक बार इसे पार कर लेने पर किशन सचमुच समय और स्थान का स्वामी बन जाएगा, तारों भरे आकाश की विशालता में भी एक महाशक्ति। जियान वुशुन को गहरा सदमा लगा। उसने शुरू में सोचा था कि किशन 9वें क्लेश में गिर जाएगा लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह 8वां था। 8वें क्लेश को कम मत समझो। शेन लिंग ने जियान वुशुन के विचारों को भांप लिया और कहा, 9 क्लेशों में से तीसरा, छठा और 9वां सबसे कठिन है। 8वें क्लेश तक पहुंचने से पहले ही किशन को समय और स्थान की नदी पर हावी होने की अनुमति मिल जाती है। यदि किशन ने अतीत में अपने मूल स्रोत को नहीं तोड़ा होता तो शायद वह सफलतापूर्वक पार कर गया होता। दुर्भाग्य से यहाँ तक कि यदि वह 8वें क्लेश क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया होता तो भी आज जैसा किशन मंदिर मौजूद है वह शायद नहीं होता। लेकिन अभी भी एक सवाल था, भले ही किशन संकट पर काबू पाने में असफल रहा फिर भी मोरो स्थानिक क्षेत्र का पतन कैसे हुआ। किशन पागल तो नहीं हो जाएगा और पूरे मोरो टाइम स्पेस को अपने साथ कब्र में नहीं ले जाएगा, है ना। यहाँ तक कि शेन लिंग फ्रोलासा भी इस बात से अनजान है। शायद केवल जेन लिंग ही जानता है। वास्तव में क्लेश क्षेत्र तक पहुंचना उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। पहले 3 क्लेशों को पार करने के बाद आप एक ब्रह्मांड पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी बन जाते हैं। यह आपकी साधना को बहुत लाभ पहुंचाता है और प्रत्येक क्लेश के बीच का समय अनगिनत युगों तक फैला होता है जिससे निपटने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। ब्रह्मांड गुरु बनने से अनगिनत लाभ मिलते हैं। आपके पास उपलब्ध संसाधन भी भिन्न हैं। आप अपने परिवार, संप्रदाय और शक्ति का पोषण कर सकते हैं। आप अपने स्वयं के ब्रह्मांड को भी एक ऐसे क्षेत्र में बदल सकते हैं जो खजानों का पोषण करता है, खेती के लिए अनगिनत खजानों पर निर्भर करता है। यह एक बिल्कुल नया स्तर है। पहले 3 कष्टों को पार करने के बाद हर चीज में गुणात्मक परिवर्तन आता है। एक बार जब आप ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर लेते हैं तो जब तक आप बहुत अधिक बदकिस्मत नहीं हो जाते आप चौथे संकट को और यहाँ तक कि 5वें को भी आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन छठा संकट अलग है। ब्रह्मांड का सहारा होने के बावजूद भी इसे पार करना बेहद मुश्किल है। अतीत के 3 राजा और वर्तमान फ्यूगो सभी 5वें क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। किशन मंदिर के 3 दिव्य गुरु छठे क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। पूरे मोरो समय स्थान में छठे क्लेश क्षेत्र में कुल 4 विशेषज्ञ थे और उनमें से 3 ने किशन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की। किशन 7वें क्लेश क्षेत्र में एक विशेषज्ञ था। स्वाभाविक रूप से शरण चाहने वाले कई व्यक्तियों को आकर्षित करता था। ये केवल एक शक्तिशाली समर्थक होने के बारे में नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण पहलू किशन का मार्गदर्शन प्राप्त करना था, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जियान वुशुन को अचानक बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और वह उसे ग्रहण करता रहा। आगे का रास्ता काफी उज्जवल लगने लगा। उनकी वर्तमान ताकत टियर 6 के शिखर पर थी और जब तक दांव मर्द सफल रहा वह जल्द ही सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे। वास्तव में ब्रह्मांड गुरु की दूरी बहुत अधिक नहीं थी। स्वाभाविक रूप से उसे और अधिक जानने की आवश्यकता थी। दोनों के बीच बातचीत होते होते अनजाने में ही 100 वर्ष बीत गए। इस बीच जेन लिंग द्वारा एकत्रित दुर्जय प्राणी चुपचाप उतरने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि वे दोनों इस बात से पूरी तरह अनजान थे। एक विशाल पंक्ति में सैकड़ों शक्तिशाली व्यक्ति संरचना की प्रत्येक आंख पर पैर मोड़कर बैठे थे। केंद्र में एक दूसरे के सामने 3 व्यक्ति थे, जियान वुशुन, शेन लिंग फ्रोलासा और फ्यूगो।
गुंजन। अचानक आकाश और पृथ्वी कांपने लगे। एक शक्तिशाली आभा उतर रही थी। यह आभा भूमिगत से आई थी। ये किसी भी समय पृथ्वी को भेद सकता है। शेन लिंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसके अंदर एक बुरा पूर्वाभास था। ये स्थान एक तरफा था, ये तथ्य वह जेन लिंग से बेहतर जानता था। दूसरा पक्ष संभवतः अपनी स्वयं की उलझन को नजरअंदाज करके व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकता था। जब तक वह असली शरीर नहीं था, वह प्रतिद्वंद्वी को रोक सकता था। लेकिन अब वह आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी और शक्ति क्लेश क्षेत्र को पार करने के बिंदु तक बढ़ गई थी। इन वर्षों में जियान वुशुन फुएगो के अपनी चोटों से उबरने का इंतजार कर रहा था। हालांकि शेन लिंग की चोटें गहरी नहीं थी और उन्हें ठीक होने में कुछ साल ही लगेंगे, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं थी। वर्तमान में उसके पास अर्धचरणीय क्लेश क्षेत्र की शक्ति थी। हालांकि फ्यूगो ने केवल अपनी चोटों को कम किया था और उसकी ताकत में कोई खास सुधार नहीं हुआ था, लेकिन क्लेश क्षेत्र की आभा के अचानक उभरने से किसी के लिए भी इसका सामना करना मुश्किल हो गया था। यदि दोनों ने हाथ मिला लिया तो भी बहुत अधिक आश्वासन नहीं मिलेगा। इस तरह न केवल समय बर्बाद होगा, बल्कि देरी होने की भी संभावना रहेगी। तुम यहीं रहो, मैं अकेला जाऊंगा। शेन लिंग ने दृढ़ निश्चय किया और जियान वुशुन को रुकने नहीं दिया। इसके बजाय शेन लिंग अपने असली रूप में बदल गया, एक सुनहरा ड्रैगन, और भव्य संरचना से बाहर निकल गया। धुंधली धरती पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी। वह आभा भूमिगत थी। धमाका, धूल के अनगिनत टुकड़े उड़े। इसे धूल कहा गया, लेकिन हर टुकड़ा एक विशाल पर्वत जैसा था। भूमिगत आभा का स्वामी अवश्य ही बहुत बड़ा होगा। जब शेन लिंग ने नवागंतुक को देखा तो उसके शिष्य सिकुड़ गए और वह आश्चर्य से बोला, क्या यह आप है? नवागंतुक जेन लिंग नहीं था। अगर वह जेन लिंग होता तो शेन लिंग इतना आश्चर्यचकित नहीं होता। वह केवल तभी चौंक जाता जब जेन लिंग का असली शरीर नीचे उतरता। हे, एक अजीब सी हंसी गूंजी और दूर से भी जियान वुशुन को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। भव्य संरचना से अलग जियान वुशुन केवल आकृति की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक मानव जैसा विशालकाय जानवर था, जिसकी विशाल आकृति स्वर्ग और पृथ्वी के टुकड़े जैसी लग रही थी। एक विशाल पूंछ हिल रही थी। शेन लिंग ने अपने सामने क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ को पहचान लिया। राहत की सांस लेते हुए उसे डर था कि कहीं वह दूसरे पक्ष को न पहचान ले, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो जाए। जुआंग झोंग। शेन लिंग फ्रोसला ने एक मुस्कान का संकेत दिखाया और एक शांत स्वर में कहा, आप अभी भी जीवित हैं। फ्रोसला को देखते ही विशालकाय जानवर धीरे धीरे आकार में छोटा हो गया, लेकिन उसका आकार अभी भी 10,000 फीट था। दूर से शेन लिंग का सामना करते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बदबूदार कीड़े हो, तुम भी नहीं मरे हो तो मैं पहले कैसे मर सकता हूँ? बदबूदार कीड़ा। इन दो शब्दों ने शेन लिंग के दिल को छेद दिया। वह विशाल देव कबीले का एक गौरवशाली सदस्य एक बदबूदार कीड़ा कहलाता था। अगर वह इस जगह पर न होता तो वह अपने दिल में नफरत को दबाने के लिए दूसरे व्यक्ति को 100 बार मरवा देता। दूसरा पक्ष प्रथम क्लेश क्षेत्र का एक छोटा सा औजार जानवर था, जिसे मोरोस्पेस टाइम में सबसे निचला स्तर माना जाता था। ऐसी चींटी ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की, जिससे फ्रोलासा क्रोधित हो गया। हालांकि उसके गुस्से के बावजूद समग्र स्थिति अब अधिक महत्वपूर्ण थी। वह दूसरे पक्ष को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। भाई जुआंग झोंग, तुम बस मजाक कर रहे हो। मैं तो बस भाग्यशाली था। शेन लिंग का चेहरा मुड़ गया, उसे अपना सिर नीचे करना पड़ा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी अपनी ताकत से कहीं अधिक थी। आखिरकार वह क्लेश क्षेत्र का एक वास्तविक विशेषज्ञ था। जुआंग झोंग को कुछ आश्चर्य हुआ। पहले जब फ्रोलासा को बदबूदार कीड़ा कहा जाता था तो वह क्रोधित हो जाता था और मरने तक लड़ने को तैयार रहता था। अब उससे बात करना इतना आसान क्यों था? उसने अपना सिर झुकाया और फ्रोलासा के पीछे देखा, जिससे उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ। मुझे लगा कि तुम यहाँ बंद हो और पागल हो गए हो, अपना आपा खो बैठे हो। अब पता चला कि तुम्हारी कुछ और ही योजना है। जुआंग झोंग ने बड़े समूह की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। शेन लिंग चिंतित हो गया और उसने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। अब वह प्रतिद्वंद्वी को रोकने के लिए केवल अपने अनुनय विनय पर ही निर्भर रह सकता था। भाई जुआंग झोंग, क्या आप ये जगह नहीं छोड़ना चाहते? शेन लिंग ने पूछा। जुआंग झोंग ने अपना सिर हिलाया और केवल 2 शब्द बोले, एक तरफ हट जाओ। उनकी आवाज बहुत ठंडी थी, जिससे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। शेन लिंग ने फिर से मनाने की कोशिश की, मुझे पता है कि आपकी डेमन साउंड बेल कहाँ है। इस बार दूसरा पक्ष एक क्षण के लिए रुका, लेकिन ये सिर्फ एक क्षणिक हिचकिचाहट थी। वह सरनी के पास जाना जारी रखा। यह देखकर कि अनुनय विनय काम नहीं कर रहा, शेन लिंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसके चारों ओर की चमक तुरंत बढ़ गई और उसकी आभा बढ़ती रही। वह आभा दिव्य सेनापतियों से भी अधिक शक्तिशाली थी तथा 4 महान मंदिर स्वामियों से भी अधिक शक्तिशाली थी। आधा कदम क्लेश क्षेत्र। यद्यपि यह सत्ता का पूर्ण शिखर नहीं था, फिर भी इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। क्या तुम मुझे रोकने जा रहे हो? जुआंग झोंग ने व्यंग्य किया, तो मैं जाने पर जो दूंगा। दूसरों को परेशान करना ही उसे सबसे ज्यादा पसंद था। इसके अलावा इस जगह से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ तक कि 5वें क्लेश क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को भी शुरू में यहाँ दबा दिया गया था। उसे विश्वास नहीं था कि फ्रोलासा बच सकता है। बड़ी सरनी के शायद अन्य उद्देश्य थे, और अब जब वह मुक्त हो गया था तो वह उत्सुक था कि वास्तव में क्या हो रहा था। जुआंग झोंग, मुझे नहीं पता कि तुम अभी भी क्यों जीवित हो, लेकिन आज तुम मेरी योजनाओं को बर्बाद नहीं करोगे। फ्रोलासा ने गुस्से से चिल्लाया। उसके मुंह से एक जबरदस्त ताकत निकली, सीधे जुआंग झोंग की ओर। अपार ऊर्जा ने पूरे प्रथम कारागार को प्रकाशित कर दिया। जुआंग झोंग को खतरे का एहसास हुआ। जैसे ही वह मुड़ा, उसके चेहरे पर तीखी चमक आ गई और उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। धमाका। जुआंग झोंग का भौतिक शरीर तुरंत पाउडर में बदल गया, यहाँ तक कि उसकी सांस भी पूरी तरह से बुझ गई। छींटे। जब प्रचंड शक्ति शांत हो गई तो अंतरिक्ष में मौजूद जीवन शक्ति के हल्के निशान पर भरोसा करते हुए जुआंग झोंग ने जल्दी से अपना रूप पुनः प्राप्त कर लिया। हालांकि उनकी आभा स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई थी, जो ये संकेत दे रही थी कि वे घायल हो गए थे।
ज्वांग जोग को गहरा सदमा लगा। प्रतिद्वंद्वी की ताकत स्पष्ट रूप से केवल आधे कदम के क्लेश स्तर पर थी, फिर भी वे उसे घायल करने में कामयाब रहे। एक क्षण के लिए तो उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को और कमतर आंकने की हिम्मत ही नहीं की। शेन लिंग फ्रोलासा ने सांस फूलने के कारण एक बार फिर ज्वांग जोग का रास्ता रोक लिया। केवल एक चाल से ही इसने उसके मूल स्रोत का 10वां हिस्सा नष्ट कर दिया। इसे चोटों का आदान प्रदान माना जा सकता है। यदि वह वास्तव में जून जोग को नहीं रोक सकता था, तो वह उसकी शक्ति को यथासंभव खत्म करने की कोशिश करेगा। तब तक फ्यूगो को इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। क्या मुझे अब हस्तक्षेप करने की जरूरत है? फ्यूगो ने भी ध्यान दिया और अपनी आवाज फ्रोलासा तक पहुंचाए। वह सचमुच चिंतित था कि फ्रोलासा शायद जून जोग को रोक नहीं पाएगी। जियान वुशुन भी उलझन में था। मौजूदा स्थिति अनिश्चित थी और उसे नहीं पता था कि यह अच्छी है या बुरी। यदि फ्यूगो ने अपनी ताकत वापस नहीं पाई होती, तो वह कभी भी वहां से नहीं जा पाता। लेकिन अगर फ्यूगो ठीक हो जाता, तो उसे डर था कि यह किसी लाभ का बेरहमी से फायदा उठाने का मामला हो सकता है। फ्रोलासा ने अपना सिर धीरे से हिलाया, शांत और स्थिर, अपनी आवाज को व्यक्त किए बिना, लेकिन जोर से बोला, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इतने आश्वस्त हैं? ज्वांग जोग कुछ आश्चर्यचकित था। वास्तव में शेन लिंग फ्रोलासा से भयभीत था। पिछले कदम ने वास्तव में उसके मूल स्रोत को नुकसान पहुंचाया, जिससे वह फिलहाल दुविधा में पड़ गया। भूमिगत दुनिया से बाहर आने पर उन्हें अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब किशन का पतन हुआ, तो क्लेश स्तर के सभी शक्तिशाली शक्ति गृहों का पहला समूह भूमिगत की गहराई में दबा दिया गया तथा उन्हें एक भट्टी में कैद कर दिया गया, जो किशन मंदिर के लिए ईंधन का काम कर रही थी। अब चूंकि वह अंततः बच निकला था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि बाहर आते ही उसे परेशानी का सामना करना पड़े। प्रतिद्वंद्वी में झिझक देखकर फ्रोलासा की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। ये वही था जो वह चाहता था। हालांकि वह नहीं जानता था कि प्रतिद्वंद्वी कैसे बच गया, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी अभी अभी आया था, इसलिए वह शायद मौत से लड़ना नहीं चाहता था। बेझिझक कोशिश करो। ज्वांग जोग ने फ्रोलासा को कुछ अनिश्चितता से देखा और पूछा, उस महान संरचना से निकलने वाली शक्ति जीवन की शक्ति है? जब वह पहली बार बाहर आया, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब वह संरचना की शक्ति को महसूस कर सकता था, तो उसने पाया कि संरचना के भीतर निहित बल वास्तव में जीवन की शक्ति थी। प्राचीन काल में बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे परिष्कृत करने के लिए सभी चीजों के अनगिनत मूल स्रोतों को खर्च करना पड़ता था। अब उस संरचना में निहित जीवन शक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। ऐसा लगता था कि यह सभी चीजों की शक्ति से परिष्कृत नहीं हुई थी, बल्कि यह एक साधक के शरीर से उत्पन्न हुई थी। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो उसे फ्रोलासा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब उसे कुछ कुछ समझ में आ गया। महान संरचना के भीतर एक उपस्थिति भी थी और उस उपस्थिति की शक्ति उसकी अपनी उपस्थिति के समान थी, दोनों क्लेश क्षेत्र में, और यह कमजोर नहीं लग रही थी। बातचीत करना चाहोगे? ज्वांग जोग ने अपने चारों ओर की आभा को वापस खींचा और हल्की मुस्कान के साथ फ्रोलासा की ओर देखा। फ्रोलासा को खुशी का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह सफल हो गया है। बेशक वे बातचीत कर सकते थे, जब तक वह दूसरे पक्ष को रोक सकता था। एक बार जब फ्यूगो ने अपनी ताकत वापस पाली, तो वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी का वध कर देगा। हालांकि इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, आसमान में अंधेरा छाने लगा और एक विशाल भंवर बनने लगा। इस दृश्य को देखकर दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। फ्रोलासा पूरी तरह से तैयार था। वह जानता था कि जेनलिंग निश्चित रूप से प्रवेश करने से खुद को रोक नहीं पाएगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह संयोग से होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने ज्वांग जोग के साथ निपटा था। दूसरी पार्टी आ गई। दूसरी ओर ज्वांग जोग इस सबसे थोड़ा हैरान था। भंवर धीरे धीरे बना और इसके भीतर की शक्ति बाहर निकल गई। हर धागा इतना पर्याप्त था कि ब्रह्मांड मास्टर भी गिर गया। यही कारण था कि यह स्थान एक तरफा था, यहाँ तक कि 5वें क्लेश क्षेत्र के स्तर का एक शक्तिशाली देश भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। शुरुआत में केवल किशन ही इस स्थान को स्वतंत्र रूप से खोल सकता था, अन्य ऐसा करने में असमर्थ थे। तीनों दिव्य गुरु इस स्थान को नष्ट करने में असमर्थ थे। सांस छोड़ें। भंवर की गहराई में धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी। जियान वुशुन उस व्यक्ति से परिचित था जो उनका नेतृत्व कर रहा था। दरअसल वह जेनलिंग था। यद्यपि उनकी शक्ल सूरत में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उनके शरीर में भारी परिवर्तन आ गया। इतना ही नहीं, जेनलिंग के पीछे दर्जनों विचित्र प्राणी थे, जिनमें से प्रत्येक भयावह रूप से विचित्र था। जेनलिंग नीचे उतर आया था। इससे जियान वुशुन अजीब स्थिति में आ गया। जेनलिंग ने छोटी छोटी आंखों से घूरकर देखा, जो बहुत कुछ कह रही थी। जियान वुशुन ने उन्हें पूरी तरह से धोखा दिया था। हालांकि एक व्यक्ति ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। ज्वांग जोग, और तुम कौन हो? ज्वांग जोग भी उतना ही हैरान था। वह दूसरे की वंशावली नहीं जानता था, लेकिन वह उस व्यक्ति से निकलने वाली एक जानी पहचानी आभा, किशन की आभा को महसूस कर सकता था। इस आभा को महसूस करते हुए ज्वांग जोग जल्दी से पीछे हट गया। किशन की भयावह शक्ति ज्वांग जोग के लिए बहुत भारी थी, जो एक पारलौकिक प्राणी था और जो पहले संकट से गुजर चुका था। किशन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि ब्रह्मांड गुरु जिसने पहले 3 संकटों को पार कर लिया था, उसकी उपस्थिति में कांप उठेगा। नहीं, ज्वांग जोग को जल्दी ही एहसास हो गया। हालांकि उसे जेनलिंग और किशन की आभा में समानता महसूस हुई, लेकिन ये कमजोर थी, बमुश्किल ही उसकी आभा से ज्यादा मजबूत थी। वह लगभग जेनलिंग के झांसे में आ गया। तुम यहाँ क्यों हो? जेनलिंग ने अपने बगल में बैठी फ्रोलासा पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने सवाल किया कि जूंग जोग इस जगह पर क्यों आया था। फ्रोलासा के अलावा कुछ अन्य पारलौकिक प्राणियों को भी यातनागृह में दबा दिया गया, जो किशन मंदिर का हिस्सा बन गए। ज्वांग जोग अचानक यहाँ कैसे आ गया? जेनलिंग अचानक फ्रोलासा की ओर देखने के लिए मुड़ा। फ्रोलासा जानती थी कि दूसरा क्या सोच रहा है, लेकिन वह अनसुनी रही। घटनाओं के इस मोड़ ने स्थिति को कुछ हद तक उलझनपूर्ण बना दिया। ज्वांग जोग के आगमन से दोनों की योजनाएं बाधित हो गईं। मूलतः जेनलिंग का उद्देश्य फ्रोलासा और फ्यूगो को मारना या बंदी बनाना था। शेनलिंग बस शांति चाहता था। 100,000 वर्षों में वे इस जगह को छोड़ने का रास्ता खोज लेंगे।
हालांकि जून जोग के आगमन ने स्थिति को पूरी तरह से अराजकता में बदल दिया। चाहे कोई किसी भी पक्ष में खड़ा हो, अब जीत निश्चित थी। अगर वह फ्रोलासा की मदद करता तो जेनलिंग का अवतार निश्चित रूप से हार जाता। जीतने की कोई संभावना नहीं थी। भले ही वे अब जेनलिंग को हरा नहीं सकते, लेकिन कम से कम वे इसमें देरी तो कर सकते हैं। इस समय जियान वुशुन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। न केवल वह जा सकता था, बल्कि कम से कम बाद में जेनलिंग द्वारा उसे जवाबदेह नहीं ठहराया जाता था। हालांकि अगर ज्वांगझोग ने उन्हें धोखा दिया और जेनलिंग का साथ दिया तो यह अलग होगा। न केवल भव्य गठन टूट जाएगा, बल्कि फ्यूगो और फ्रोलासा दोनों भी नष्ट हो जाएंगे। भले ही जेनलिंग ने उसे मार दिया हो या नहीं, वह इस जगह को छोड़ने में असमर्थ होगा। स्विश, जियान वुशुन सीधे खड़े हो गए, जिससे भव्य संरचना रुक गई। फ्यूगो भी आगे बढ़ा। अब ज्वांगझोग को छोड़कर सभी को समझ में आ गया कि जीवन और मृत्यु दूसरे पक्ष के हाथ में है। जेनलिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वह जवाब के लिए दबाव नहीं डाल रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, ज्वांगझोग, ज्वांग कबीले का सबसे ताकतवर, मूल रूप से 3 राजाओं के दरबार से, क्या मैं सही हूँ? तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो? ज्वांगझोग जेनलिंग से सावधान था। हालांकि उसकी ताकत कम थी, लेकिन किशन मंदिर की आभाव से डरा सकती थी। ये देखकर शेनलिंग ने जल्दी से दिव्य संचार के माध्यम से जेनलिंग की पहचान और किशन मंदिर की वर्तमान स्थिति को प्रसारित किया। उसे डर था कि ज्वांगझोग जेनलिंग की आभा से भयभीत हो जाएगा। ये जानकारी सुनकर ज्वांगझोग के चेहरे पर हंसी आ गई। उसके दिल का सारा डर गायब हो गया। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं नेता बन जाऊंगा, यहाँ तक कि किशन मंदिर के पतन का नेतृत्व करने वाला भी। ज्वांगझोग पागलों की तरह हंसा। प्राचीन काल में उसकी ताकत एक मामूली व्यक्ति के बराबर थी। हालांकि वह क्लेश क्षेत्र में पहुंच गया था, लेकिन वह किशन जैसी शख्सियतों की तुलना में एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। किशन की नजर को पकड़ने के लिए कम से कम ब्रह्मांड के क्लेश को समझना आवश्यक था। वह सिर्फ एक उजाड़ जानवर था जो हाल ही में क्लेश क्षेत्र में आया था, और उसके परिवार का प्रभाव बिल्कुल साधारण था। उसका पूर्वज सिर्फ द्वितीय क्लेश विशेषज्ञ था, 3 राजाओं के दरबार में कुछ प्रभाव रखता था, लेकिन किशन की नजर में वह कुछ भी नहीं था। अब क्यूशन मंदिर के पतन का नेतृत्व करने में सक्षम होने के कारण यह उसे पागल कैसे नहीं बना सकता था। किशन ज़ूंगझोग ने अपने दांत पीस लिए। जब 3 राजा गिर गए तो किशन मंदिर से एक दिव्य गुरु नीचे उतरा, उन सभी को दबा दिया और किशन मंदिर में लूट लिया। इस नाराजगी को वह कभी नहीं भूला था। जेनलिंग ने प्रतिद्वंद्वी के आभामंडल में बढ़ती शत्रुता को महसूस किया और उसका दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि यह योजना बड़ी विफलता में समाप्त होने जा रही है। हालांकि शेनलिंग फ्रोलासा अपने दिल में बहुत खुश था। जब तक वह जेनलिंग के असली शरीर को मार देगा तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जेनलिंग अपनी असली पहचान प्रकट करने की हिम्मत करेगा। अगर वह सचमुच अपने असली रूप को सामने लाता है तो वह इसे स्वीकार कर लेगा। सबसे बुरी बात यह है कि वे इस जगह पर एक साथ फंस जाएंगे। उसने शर्त लगाई कि जेनलिंग ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उत्तराधिकारियों का उदय अभी अभी हुआ था और जेनलिंग हार नहीं मानेगा। बाहर से कोई भी किशन मंदिर की बड़ी जिम्मेदारी को नहीं उठा पाया था। एक बार जब जेनलिंग यहां फंस गया तो किशन मंदिर को बाहरी खतरों और आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। मूल ब्रह्मांड के सच्चे गुरु को इस बात का एहसास था और दूसरा पक्ष सील तोड़ने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। उस सच्चे गुरु की ताकत कमजोर नहीं थी। शुरुआत में भक्षक दाव ने 3 सच्चे गुरुओं का निर्माण किया। हालांकि उनमें से एक का मूल स्रोत एक युद्ध में बिखर गया था, जिससे 5 दानव भगवान पैदा हुए। दानव ध्वनि पर्वत के शानजून जुवानवु मंदिर के 10,000 दानव और भगवान युनझोग के पक्ष में रख दानव। शेष 2 थे पवन दानव, जिसे जेनलिंग द्वारा नियंत्रित किया जाता था, तथा हृदय दानव, जिसका ठिकाना अज्ञात था। प्रत्येक के पास अर्धचरणीय क्लेश क्षेत्र की शक्ति थी। 5 इकाइयों में विभाजित होने के बावजूद उन सभी में जबरदस्त शक्ति बनी रही। सच्चे गुरु की ताकत वाकई भयानक थी। मूल ब्रह्मांड के दमन के चरम के दौरान उस सच्चे गुरु ने 5वें क्लेश क्षेत्र की शक्ति का इस्तेमाल किया। हालांकि किसी के द्वारा घायल होने और उसके बाद दमन के बाद उसके पास अब केवल 3रे क्लेश क्षेत्र की ताकत थी। फिर भी शक्ति का ये स्तर किशन मंदिर के लिए खतरा बन गया। अगर जेनलिंग नियंत्रण में होता तो यह प्रबंधनीय होता। हालांकि जेनलिंग की उपस्थिति के बिना और केवल किशन मंदिर की बाहरी सुरक्षा पर निर्भर रहने से सच्चे गुरु के हमले का सामना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता था। इसलिए जेनलिंग ने जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने असली शरीर को इस स्थान में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी वास्तविक शरीर के बिना वर्तमान अवतार अकेले आसन खतरे को रोक नहीं सकता था। जब फ्यूगो अपनी पूरी ताकत वापस पा लेगा तो इस जगह से भागने का कोई रास्ता हो सकता है, अन्यथा फ्रोलासा फ्यूगो को लापरवाही से घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम मूर्ख हो, जेनलिंग ने ज्वांगझोग को घूरते हुए गुस्से से चिल्लाया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? आज मैं सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। भनभनाना। बिना किसी देरी के जेनलिंग ने अपना कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर से एक काली चमक निकली, जैसे ब्रह्मांड के खजाने की शक्ति फूट पड़ी हो। उसके शरीर पर युद्ध कवच से लेकर उसके हाथ में मौजूद बेहद शक्तिशाली 4-मुखी प्रकाश क्षेत्र तक सभी में चमकीली चमक थी। हालांकि ये चमक सफेद सूरज की रोशनी से भिन्न थी, यह एक काली रोशनी थी। जेनलिंग ने सीधे हमला किया और फ्रोलासा को वहां मारा जहां उसे सबसे ज्यादा चोट लगी थी। ज्वांगझोग गुस्से से दहाड़ा। उसका शरीर इतना फूल गया कि आकाश छिप गया और वह एक हताश जानवर में तब्दील हो गया। काला दीप्तिमान क्षेत्र प्रकाश झील। इतने शक्तिशाली खजाने का सामना करते हुए ज्वांगझोग पीछे नहीं हटा। जैसा कि उसने कहा था, अब सब कुछ उसके नियंत्रण में था। एक मुक्का सीधा आगे बढ़ा। प्राचीन काल की बिनबिनाती हुई ध्वनि गूंज उठी। अंधेरे में रहने वाला उजाड़ जानवर जेनलिंग के साथ भीषण युद्ध में भिड़ गया। दर्शक उत्साह से उबल रहे थे। ये क्लेश क्षेत्र का महाशक्ति ग्रह था। जियान वुशुन भी उतना ही हिल गया था। हालांकि शेनलिंग ने क्लेश क्षेत्र को बेकार समझकर खारिज कर दिया था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी से निकलने वाली आभा ने उसे इसके लिए तरसाया।
एक दाव भगवान के रूप में ऐसी लड़ाई में वह एक भी सांस नहीं बचा पाएगा। ऊर्जा की एक आकस्मिक लहर उसे चकनाचूर कर सकती है। जाओ, उन्हें मार डालो। जेन लिंग ने दूर की कतार में खड़े लोगों की ओर इशारा करते हुए अपने पीछे खड़े विशेष जीवन रूपों से कहा, किसी को भी जीवित मत छोड़ना। विशेष जीवन रूप विशेषज्ञ अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। जेन लिंग से आदेश सुनते ही वे तुरंत आगे बढ़ गए। चरम शक्ति वाले कई दर्जन विशेष जीवन रूपों ने शेनलिंग फ्रोलासा को भौचक्का कर दिया। यदि वे साधारण सर्वोच्च शिखर विशेषज्ञ होते तो ये स्वीकार्य होता, लेकिन उनमें विशेष जीवन रूप भी थे जो अर्धचरण क्लेश क्षेत्र के समतुल्य थे, जिससे स्थिति परेशानीपूर्ण हो गई। बाकी लोग जियान वुशुन की रक्षा करें। इन लोगों को मेरे पास छोड़ दें। फ्यूगो इस समय आगे बढ़ा। अब चीजें जटिल होती जा रही थीं। सबसे पहले उसे इन विशेष जीवन रूपों से निपटना था। शेन लिंग अकेले इसे संभाल नहीं सकता था। धमाका। सबसे आगे वाले विशेष जीवन रूप में 80,000 गुना दिव्य शरीर था। इस स्थान में प्रवेश करने से पहले जेन लिंग ने उन्हें कई खजाने दिए थे, जिससे उनकी ताकत आसमान छू गई थी। 80,000 गुना दिव्य शरीर पहले से ही एक सम्राट के लिए सीमा थी। यहाँ तक कि क्लेश क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी दिव्य शरीर के लिए 80,000 गुना तक पहुंचना कठिन था। प्रतिद्वंद्वी एक विशेष जीवन रूप था जो एक परिपूर्ण दिव्य शरीर के साथ पैदा हुआ था। चिशुई के समान अपनी सबसे कमजोरी के समय भी उसके पास 10,000 गुना दिव्य शरीर था। अब इस सीमा तक बढ़ जाने के बाद ये बिल्कुल सामान्य बात थी। हालांकि साधकों के लिए 80,000 गुना दिव्य शरीर तक पहुंचना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। यहाँ तक कि एक विशेष दिव्य शरीर के लिए भी इसे प्राप्त करना कठिन था। धमाका। एक विशाल हथेली का निशान नीचे उतरा और शेनलिंग एक सुनहरे ड्रैगन में परिवर्तित हो गया जो आकाश में दहाड़ने लगा। उन विशेष जीवन रूपों में से सबसे शक्तिशाली ने शेनलिंग फ्रोलासा के साथ भयंकर युद्ध किया। टस्क टस्क मजेदार। क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए बुरा नहीं है। अन्य विशेष जीवन रूप ईर्ष्या से देख रहे थे, लेकिन कोई भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय वे फ्यूगो की ओर बढ़े। इन विशेष जीवन रूपों में से पहले 3 ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तथा 78,000 गुना दिव्य शरीर प्रकट किए। हम इसे संभाल लेंगे, बाकी तुम लोग फॉर्मेशन तोड़ दो। यद्यपि ये रक्तपिपासु और लड़ाकू विशेष जीवन रूप विशेष रूप से बुद्धिमान नहीं थे, फिर भी वे मूर्ख भी नहीं थे। उन्होंने स्थिति को समझ लिया। इस स्थान में प्रवेश करने से पहले जेन लिंग ने पहले ही निर्देश दे दिए थे, युद्ध के मैदान पर केवल एक व्यक्ति के पास अधिकार होगा और सभी को उनके आदेशों का पालन करना होगा। हाँ, शेष दर्जनों विशेष जीवन रूपों में से सबसे कमजोर का दिव्य शरीर 60,000 गुना से भी अधिक बड़ा था, जबकि एक का दिव्य शरीर 74,000 गुना बड़ा था। इन विशेष अस्तित्वों का सामना करते हुए संरचना के भीतर खड़े लोगों को निराशा की भावना महसूस हुई। नहीं, मोलुओ राष्ट्र के बुजुर्ग काले लिबादे में लिपटे हुए निराशा में थे। लबादा फड़फड़ाया और एक जबरदस्त आभा फूट पड़ी। जियान वुशुन ने जल्दी से पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि इस गठन ने जीवन शक्ति को परिवर्तित कर दिया था, फिर भी इसमें कुछ रक्षात्मक क्षमताएं थीं। फिलहाल विशेष जीव इसे तोड़ नहीं सके। हम क्या करें? जियान वुशुन चिंतित हो गया। ये स्थिति उनकी क्षमता से परे थी, इसका कोई समाधान नहीं था। सीधे तौर पर बल प्रयोग करना बिल्कुल भी विकल्प नहीं था। जियान वुशुन ने 3 तरफा युद्ध के मैदान को देखा और महसूस किया कि यह जल्द ही 4 तरफा संघर्ष में बदल सकता है। जेन लिंग और जुआंग झोंग के बीच लड़ाई सबसे तीव्र थी। दोनों ही क्लेश क्षेत्र के पूर्ण विशेषज्ञ थे और सबसे मनोरम आभा उत्सर्जित कर रहे थे। अगली लड़ाई शेन लिंग और फ्यूगो एक साथ लड़ रहे थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि टीम बनाकर वे सभी विशेष जीवन रूपों को रोक सकते हैं। हालांकि उन्होंने पाया कि उनमें से 3 सबसे मजबूत शेन लिंग के बराबर थे। कुछ समय तक तो परिणाम का अनुमान लगाना असंभव हो गया। हालांकि शेन लिंग के साधनों के साथ एक आकस्मिक योजना होनी चाहिए। जहां तक फ्यूगो का सवाल है, जो कभी 5वें क्लेश क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति था, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। उसकी ताकत विशेष जीवन रूपों से मेल खाती थी, लेकिन युद्ध के अनुभव और कौशल के मामले में वह अपने प्रतिद्वंद्वी से कहीं आगे निकल गया। लंबे समय तक उनके पास जीतने का अच्छा मौका था। हालांकि जियान वुशुन को डर था कि वे दोनों बहुत धीमे थे। अगर महान संरचना टूट गई तो वे दोनों यही नष्ट हो जाएंगे। अंतिम युद्ध क्षेत्र यह भव्य संरचना थी। 4 महान गुप्त लोकों से आए सम्राटों में सबसे शक्तिशाली केवल साधारण सर्वोच्च शिखर वाले प्राणी थे। यहाँ तक कि मोलुओ राष्ट्र के बुजुर्ग जो असाधारण शक्ति के साथ आगे बढ़े थे, उन्हें रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। जहां तक छाया संप्रदाय के सर्वोच्च शिखर प्राणियों की बात है, तो वे और भी बेकार थे। संरचना के बाहर एक यादृच्छिक विशेष जीवन रूप उन्हें नष्ट कर सकता था। सब लोग, ये संरचना अब ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। हमें अपनी संरचना बदलनी होगी। एक आवाज गूंजी और उस दिशा में देखा तो वह शैडो वन था, जो शैडो संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली सदस्य था। जियान वुशुन ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, बदलाव करो। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा घर है और तुम अपनी इच्छानुसार इसमें बदलाव कर सकते हो? ये रचना सरल नहीं थी। उन्होंने इसकी व्यवस्था में भाग लिया था और इसकी कठिनाई को समझा था। मेरे पास एक रास्ता है। शैडो वन का आकार बदल गया और उसके अंदर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। एक कठपुतली। जियान वुशुन ने आंखें सिकोड़कर देखा तो पाया कि प्रतिद्वंद्वी वास्तव में कठपुतली में बदल गया था। इससे उसे आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि अभी भी एक तुरुप का पत्ता बचा हुआ है। जियान वुशुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे फॉर्मेशन में हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टोकन को निकाल लिया और शैडो वन की ओर फेंक दिया। कठपुतली का शरीर कोई जीवित प्राणी नहीं था और वह भव्य संरचना में एकीकृत हो सकता था। ये स्वयं को बलिदान कर एक गठन आत्मा बन सकता है, जिससे भव्य गठन में परिवर्तन आ सकता है। यदि वे इस संरचना को मुख्य रक्षात्मक संरचना में बदल दें, तो इन लोगों की शक्ति के साथ वे अपनी जमीन पर मजबूती से टिके रह सकते हैं। यद्यपि ये व्यक्ति विशेष रूप से मजबूत नहीं थे, फिर भी कई सर्वोच्च शिखर वाले प्राणी और सैकड़ों श्रेणी 6 सम्राट स्तर के अस्तित्व भी थे, जिससे बचाव करना आसान था। फॉर्मेशन टोकन प्राप्त करने पर शैडो वन की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई।
फिर उसने खुद को बलिदान करना शुरू कर दिया, अपनी चेतना को फॉर्मेशन टोकन में इंजेक्ट करने की तैयारी कर रहा था। दूर युद्ध के मैदान पर शेन लिंग को सबसे अधिक चिंता संरचना को लेकर थी। उसे सबसे अधिक डर था कि जियान वुशुन पहले गिर जाएगा। हमेशा पीछे की ओर नजर रखते हुए अब वे प्रतिद्वंद्वी की वंशावली का पता लगा चुके थे। 80,000 गुना दिव्य शरीर वाले मात्र क्रूर लोग उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। शेन लिंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। गठन बदल रहा था। तुरंत उन्होंने सीधे जियान वुशुन को अपनी आवाज प्रेषित की और अचानक हुए परिवर्तन के बारे में पूछताछ की। शैडो वन के कठपुतली अवतार के बारे में सुनकर शेन लिंग का पूरा आचरण बदल गया। उसे रोको, शेन लिंग फ्रोलासा समय पर समझाने में असमर्थ होकर दहाड़ा। फिर उसकी आभा फिर से बढ़ गई। सुनहरे तराजू तुरंत रंगों के दंगल में बदल गए, क्लेश क्षेत्र की शक्ति के साथ फट पड़े। 80,000 गुना दिव्य शरीर वाला व्यक्ति एक विशिष्ट आकृति शेन लिंग को रोकने का प्रयास करते हुए उपहास करता है। हालांकि ज्वाला के एक विस्फोट ने उसे सीधे घेर लिया और दिव्य शरीर टूटने लगा। शेन लिंग ने पहले भी इस चाल का प्रयोग किया था, जिससे चोट के बदले चोट मिलती थी। शेन लिंग को दूर से हताश होकर लड़ते हुए देखकर जियान वुशुन भी दंग रह गया। यह मोलुओ कबीले का बुजुर्ग था जो उसके साथ था और जिसने तुरंत प्रतिक्रिया की और स्थिति को समझा। शैडो वन एक जासूस है, उसे खत्म करो। बूम बूम बूम। एक महत्वपूर्ण क्षण में मोलुओ कबीले के बुजुर्ग ने सीधे अपने मूल स्रोत और दिव्य शरीर को जला दिया और तुरंत कई गुना युद्ध शक्ति के साथ फट पड़ा और सीधे हमला कर दिया। दोनों हाथों को आपस में जोड़कर एक ही झटके में उन्होंने दोनों हाथों को सीधे शैडो वन की छाती में घुसा दिया। फिर एक भयंकर गर्जना के साथ उनका पूरा आभामंडल फिर से उमड़ पड़ा। एक विस्फोट में उन्होंने सीधे शैडो वन के कठपुतली अवतार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बहुत देर हो गई। स्विश। शैडो वन की चेतना पहले ही पूरी तरह से फॉर्मेशन टोकन में प्रवेश कर चुकी थी। गुंजन। भव्य संरचना बदलने लगी। जियान वुशुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि इस बार ये खत्म हो गया था। शैडो वन शेन लिंग के लिए आकस्मिक योजना नहीं थी, बल्कि जेन लिंग के लिए आकस्मिक योजना थी। उसे इस बारे में सोचना चाहिए था। शेन लिंग इस जगह में फंस गया था और केवल चेतना ही किसी भी ठोस शक्ति से रहित 4 महान मूल स्रोतों में उतर सकती थी। कोई कठपुतली को कैसे परिष्कृत कर सकता है? एक क्षण में भव्य संरचना ने अपना काम करना बंद कर दिया और एक समय की मजबूत जीवन शक्ति सभी चीजों की शक्ति के साथ टुकड़ों में फट गई। बहुत तेजी से घूमता हुआ भव्य निर्माण अचानक रुक गया। इसके कुछ घटक सीधे पाउडर में बदल गए। सभी चीजों की स्वाभाविक हिंसक शक्ति ने अब एक झुलसाने वाली आभा जारी की। जाना। जियान वुशुन ने तेजी से प्रतिक्रिया की और उसकी पीठ पर बैठे पशु देवता के पंख हिंसक रूप से कांप उठे, क्योंकि उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। इसके साथ ही तीव्र प्रकाश और छाया के साथ भव्य संरचना प्रस्फुटित हुई। धमाका। सब कुछ चकनाचूर करने में सक्षम एक शक्ति फूट पड़ी। हालांकि जियान वुशुन काफी दूर भाग गया था, लेकिन उसका भौतिक शरीर एक ज्वाला से चकनाचूर हो गया और उसका दिव्य शरीर भी टूटने लगा, क्योंकि मूल स्रोत तेजी से समाप्त हो रहा था। सौभाग्यवश अब उसके पास जीवन की शक्ति थी और वह लगातार स्वयं को पुनर्स्थापित कर रहा था। बार बार विनाश, बार बार पुनः प्राप्ति। उसकी शक्ति निरंतर बढ़ती गई। मत भूलिए, उसने एक्सट्रीम डाओ में महारत हासिल कर ली थी, जिसका एक फायदा ये था कि हर निकट मृत्यु अनुभव उसकी क्षमता को सीमा से परे सक्रिय कर देता था, जिससे उसकी ताकत फिर से बढ़ जाती थी। यदि साधारण सर्वोच्च शिखरों से निपटना हो तो यह अभी भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन अब उसे उन विशेष जीवन रूपों का सामना करना पड़ा। यद्यपि वह भव्य संरचना से बच निकला, फिर भी जियान वुशुन के पास कोई समाधान नहीं था। शैडो वन ने बलपूर्वक भव्य संरचना को रोक दिया तथा लगभग सभी सम्राटों को अपने साथ दफना दिया। ज्वांगजो के खिलाफ लड़ने वाले जेन लिंग ने प्रसन्नता व्यक्त की। यह उनका तुरुप का पत्ता था, जो अप्रत्याशित रूप से इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, जो उनकी उम्मीदों से परे था। जहां तक गिरे हुए शैडो वन का प्रश्न है, वह तो केवल एक कठपुतली था और वह पहले ही अपनी कीमत के लायक साबित हो चुका था। शोक करने की कोई बात नहीं थी। यहाँ तक कि साधक भी महत्वहीन थे। इतना ही काफी था कि वे शेन लिंग की योजनाओं को बाधित कर सकते थे। वाह, बड़े समूह से केवल कुछ ही बच निकले और उनमें जियान वुशुन के अलावा मोलुओ राष्ट्र का बुजुर्ग भी था, लेकिन अब उसकी आभा बहुत कमजोर हो गई थी। जियान वुशुन जल्दी से वहां पहुंचा। मोलुओ एल्डर शेन लिंग का एक वफादार सेवक था, कोई भरोसेमंद व्यक्ति। उसे उसकी ताकत वापस पाने में मदद करनी थी, अन्यथा उसकी रक्षा कौन करेगा? स्विश। जियान वुशुन सीधे एल्डर के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर उसके शरीर में एक शक्तिशाली जीवन शक्ति भर दी। तुम? मोलुओ बुजुर्ग आश्चर्यचकित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जीवन शक्ति इतनी शक्तिशाली होगी। हालांकि वह जानता था कि जियान वुशुन के पास विशेष क्षमताएं हैं, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह इतनी दुर्जय होगी। एक पल में मोलुओ एल्डर का मूल स्रोत और दिव्य शरीर सर्वोच्च शिखर पर बहाल हो गया, यहाँ तक कि उनका भौतिक शरीर भी पूरी तरह से ठीक हो गया। मोलुओ बुजुर्ग ने अपनी आंखों में आश्चर्य भरे भाव के साथ अंततः ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत दो, सबसे पहले उन विशेष जीवन रूपों को रोको। मोलुओ एल्डर के बारे में जियान वुशुन की राय थोड़ी बदल गई। उसने उनसे आभार व्यक्त करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा कि एल्डर सिर्फ एक वफादार सेवक है। आश्चर्य की बात यह है कि उसमें अभी भी कुछ मानवता बची हुई थी। मोलुओ एल्डर को ठीक होने में मदद करने के बाद जियान वुशुन वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। युद्ध के मैदान के किनारे पर उन्होंने उन कुछ सम्राटों की सहायता करना शुरू कर दिया जो तमाम बाधाओं के बावजूद बच गए थे। मोलुओ एल्डर के अलावा एक अन्य सर्वोच्च शिखर प्राणी तथा कुछ अपेक्षाकृत भाग्यशाली श्रेणी 6 सम्राट बच गए। हालांकि वह जानता था कि वे ज्यादा काम के नहीं थे, फिर भी उसने उन्हें अपनी ताकत वापस पाने में मदद की। बचाई गई हर जान एक छोटी जीत थी। जीवन शक्ति में निपुणता प्राप्त करने के बाद से उनमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा की भावना विकसित हो गई थी। अतीत में वह इन लोगों से परेशान नहीं होता था। वह केवल तभी मदद के लिए हाथ बढ़ाता था जब इससे उसे लाभ हो सकता था। अब टियर 6 सम्राट उसके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं था। इसके बजाय यह एक बोझ बन गया।
वास्तव में यह अधिक विवेकपूर्ण होगा कि ऊर्जा को बर्बाद न किया जाए तथा अवसर का लाभ उठाकर बच निकला जाए। उन विशेष जीवन रूपों की निगाहें उन पर टिकी थी, लेकिन सौभाग्य से शेनलिंग फ्रोलासा उन प्राणियों को भगाने के लिए समय पर पहुंच गया। जियान वुशुन ने अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। इस समय न तो भागना और न ही सामना करना कोई विकल्प था। यदि युद्ध कौशल अप्रभावी रहे तो उन्हें साहित्य का मार्ग अपनाना पड़ा। मैदान पर मौजूद ताकतवर लोग 3 गुटों में बंटे हुए थे। जुआंगजोव ने एक पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, जबकि जेनलिंग और विशेष जीवन रूप दूसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे। शेष गुट में शेनलिंग, फ्रोलासा और फ्यूगो शामिल थे। इन दोनों को एक ही माना जाता था। ताकत के मामले में ये क्लेश क्षेत्र के 3 विशेषज्ञों के बराबर था। वर्तमान स्थिति गतिरोध पर थी। अगर ग्रैंड फॉर्मेशन अभी भी बरकरार होता तो उनके पक्ष के पास जीतने का मौका हो सकता था। हालांकि ग्रैंड फॉर्मेशन के बिना जब तक वे उसके खिलाफ कोई चाल चलते, शेनलिंग और फ्यूगो सतर्क रहते। वर्तमान परिस्थिति में आए बदलाव के कारण जियान वुशुन महत्वपूर्ण हो गया है। यदि वह मूर्खतापूर्ण तरीके से हिचकिचाता रहा तो शेनलिंग उस पर हमला कर सकता था। उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ की जरूरत थी, या फिर ठोस तर्कों का एक सेट। जियान वुशुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे पहले जेनलिंग को संदेश भेजा। भगवान जेनलिंग। फिर उन्होंने एक बार फिर शेनलिंग के साथ बातचीत की। उसके मन में एक योजना थी, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता था कि जेनलिंग तैयार है या नहीं। यदि ऐसा हुआ तो स्थिति को तुरंत पलटा जा सकता है और यहां तक कि आंतरिक खतरों को भी पूरी तरह से हल किया जा सकता है, जिससे उसका अस्तित्व सुनिश्चित हो सकेगा। जहां तक जुआंगजो की बात है, वह एक हताश जानवर से ज्यादा कुछ नहीं था। इस गंभीर स्थिति में कुछ हद तक लाभ उठाने के अलावा वह बेकार था। जेनलिंग और जुआंगजो के बीच टकराव बराबरी का था। दोनों पक्षों ने स्थिति में बदलाव को महसूस किया था और उनके दिलों में पहले से ही 50% निश्चितता थी, हालांकि बस इतनी ही। अब कदम उठाने का समय आ गया था। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जियान वुशुन को खत्म करना बहुत जरूरी था। जब तक जियान वुशुन को मार दिया जाता तब तक सब कुछ ठीक हो जाता। हालांकि यह भविष्य की सभी परेशानियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम ये कई युगों को खरीद सकता है। जब तक उत्तराधिकारी श्रेणी के शक्तिशाली प्राणी उभरेंगे तब तक उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जियान वुशुन। जेनलिंग कुछ हैरान था। दूसरे पक्ष ने उनसे बातचीत करने का साहस किया। क्या उसे यह डर नहीं था कि कहीं वह कर्म श्रृंखला का अनुसरण करते हुए उसे ही नष्ट न कर दे? लॉर्ड जेनलिंग, वर्तमान स्थिति दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह है। भले ही मैं गिर जाऊं, फ्यूगो की रिकवरी की गति के साथ वह अंततः फिर से अपने चरम पर पहुंच जाएगा। तब तक किशन मंदिर एक बड़ी आपदा का सामना करेगा। हालांकि जियान वुशुन ने दृढ़ता से बात की। हालांकि जेनलिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जियान वुशुन, चाहे कुछ भी हो, आज तुम गिरोगे। इसके लिए मुझे दोष मत दो। हालांकि उसने शुरू में जियान वुशुन को चारे के रूप में इस्तेमाल करने की व्यवस्था की थी, लेकिन अब परिस्थितियों ने उसे जियान वुशुन को खत्म करने के लिए मजबूर कर दिया। जहां तक जियान वुशुन की दया की याचना का सवाल है, तो इससे उसका अपमान और बढ़ गया। एक दुर्जय प्राणी के रूप में युद्ध के मैदान में कोई दया की भीख कैसे मांग सकता है? जियान वुशुन ने ध्वनि संचरण के माध्यम से संवाद जारी रखा। भगवान जेनलिंग, क्या आप भविष्य की परेशानियों को स्थायी रूप से खत्म नहीं करना चाहते हैं? क्या तुम इस बकवास से मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? जेनलिंग ने व्यंग्य किया। ये जगह पहली जेल है और कोई भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? जियान वुशुन ने सीधे तौर पर जवाब दिया। यदि यह स्थान सचमुच ही दुर्जय था तो जेनलिंग ने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? क्या उसे बस ये डर नहीं था कि शेनलिंग के पास कोई साधन हो सकता है? फ्यूगो विशाल देव कबीले से संबंधित था, जो 5वें क्लेश क्षेत्र का एक शक्तिशाली प्राणी था। भले ही इस जगह पर कोई चाल न हो, लेकिन जेनलिंग शायद फ्यूगो के साथ यहाँ आराम से नहीं रह सकता था। जेनलिंग के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने पीछे से मुक्का मारकर जुआंगजो को जोर से पीछे धकेला और अपनी आवाज में कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? विशाल देव वंश उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। जियान वुशुन ने सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधा और कहा, भगवान जेनलिंग, वे तारों वाले आकाश के अधिपति हैं। हमारी उनसे कोई गहरी दुश्मनी नहीं है। हमें उन्हें क्यों दबाना चाहिए? उन्होंने शेनलिंग से बातचीत की थी और जानते थे कि उनके मन में किशन मंदिर के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। चून की कोई शिकायत नहीं थी, तो क्यों न उन्हें जाने दिया जाए? इस तरह से चीजों को जबरदस्ती थोपना किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। बेशक यह उसके लिए सबसे कम अनुकूल था। ध्यान से सोचने पर परीक्षण से लेकर अब तक जब भी उसका शेनलिंग के साथ संपर्क होता था, वह लगभग गिर जाता था। पिछली बार उसे बाई जुनवांग ले गया था और इस बार शेनलिंग ले गया। दोनों बार वह किशन मंदिर के खिलाफ खड़ा हुआ। वह ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सिर्फ एक मोहरा था। इसके अलावा क्या किशन मंदिर के लिए विशालकाय देववंश के शक्तिशाली व्यक्तियों का दमन करते हुए वे आपदा को आमंत्रित करने से नहीं डरते थे? जब 3 राजाओं ने शेनलिंग फ्रोलासा को दबाया तो उन्होंने फ्यूगो को आकर्षित किया। क्या जेनलिंग को और भी अधिक शक्तिशाली आपदा को आकर्षित करने का डर नहीं था? अब चूंकि किशन मंदिर गिर चुका था, किशन के बिना क्या प्रथम कारागार अभी भी एक दिशात्मक था, यह निश्चित था। आखिरकार अगर शेनलिंग उन्हें यहाँ टेलीपोर्ट कर सकता है तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। शायद इस विधि के लिए फ्यूगो को अपनी चरम शक्ति वापस पाने या 5वें क्लेश क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होगी। कुछ भी संभव था। चूंकि मामला ऐसा ही था तो उन्हें क्यों न जाने दिया जाए? जेनलिंग ने उनकी बात सुनी, लेकिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि अंदर से वह ऐसा नहीं सोचता था। शेनलिंग ने जियान वुशुन को कई रहस्य बताए, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण कारण अभी भी छूट गए। शायद शेनलिंग को भी पता नहीं था कि किशन ने उसे दबाने पर जोर क्यों दिया। हालांकि जेनलिंग को इसके मूल कारण समझ में आ गए। यह मोरो टाइम स्पेस के विनाश से बहुत करीब से जुड़ा हुआ था। इसके विनाश और विशाल देव कबीले के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध था। क्या होगा अगर उन्हें बदला लेने के लिए रिहा कर दिया गया?
जेन लिंग ने जियान वुशुन की तुलना में अधिक विचार किया। वर्तमान में किशन मंदिर समय की इस नदी में सर्वोच्च स्थान पर था क्योंकि ये हाल ही में बना था। बस एक आकस्मिक रूप से जारी शिखर स्तर का आंकड़ा यहाँ हावी हो सकता है। हालांकि मोरो टाइम स्पेस की तुलना में अधिक दुर्जय समय रेखाओं में किशन से अधिक शक्तिशाली क्षेत्र भी थे। किशन मंदिर एक चलता फिरता खजाना जैसा था जो ऐसे शक्तिशाली प्राणियों के सामने महत्वहीन था। अनेक आकस्मिकताओं के बावजूद किशन मंदिर का मूल उद्देश्य उत्तराधिकारियों का पोषण करना था। यदि इसे दुर्जय प्राणियों द्वारा निशाना बनाया जाए तो यह न केवल उत्तराधिकारियों का पोषण करने में असफल होगा बल्कि फंस भी सकता है। जियान वुशुन, तुम बहुत सरल सोच रहे हो। जेन लिंग ने एक बार फिर हमला किया और जोर से घंटी तोड़ दी। उसकी आभा उमड़ पड़ी और वह मुक्त होने का प्रयास करने लगा। जियान वुशुन के चेहरे पर भाव बदल गए लेकिन वह डटा रहा। यही उसका एकमात्र रास्ता था और वह हार नहीं मान सकता था। जेन लिंग की हत्या की मंशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अगर यह जारी रहा तो जियान वुशुन का खात्मा हो जाएगा। लॉर्ड जेन लिंग, अगर वे जीवन भर की शपथ लेने को तैयार हो तो क्या होगा? जीवन शपथ का जिक्र सुनकर जेन लिंग रुक गया। इस बार जियान वुशुन ने ध्वनि संचरण के माध्यम से संदेश नहीं दिया और शेन लिंग और फ्यूगो दोनों ने इसे सुना। जीवन की शपथ, यह एक महत्वपूर्ण मामला था जो उनके भविष्य के उत्थान को प्रभावित कर सकता था। कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी में ऐसी शपथ नहीं लेगा। फ्यूगो ने शेन लिंग फ्रोलासा की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप सहमत होंगे? शेन लिंग चुप रहा और विचार करता रहा। उन्होंने न तो सहमति जताई और न ही खंडन किया। जीवन की शपथ के वाकई बहुत गहरे निहितार्थ हो सकते हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि वे किशन मंदिर के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई न करने तथा केवल स्वतंत्रता की मांग करने की शपथ ले तो यह आदर्श होगा। फिर भी जेन लिंग में उन्हें मुक्त करने की क्षमता का अभाव था, इसलिए शेन लिंग ने कभी इस तरह के विचारों को मन में नहीं लाया। अब चीजें अलग थीं। जब तक जेन लिंग उनके साथ हस्तक्षेप न करने के लिए सहमत हो जाता है तब तक वह शपथ ले सकता है कि वह जाने के बाद किशन मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह एक लाभदायक सौदा था, इसलिए उन्होंने खंडन नहीं किया। जब जेन लिंग ने यह सुना तो वह भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वह जीवन शपथ के महत्व को जियान वुशुन से बेहतर समझता था। अतीत में दोनों पक्षों के बीच पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए स्थिति को आसान बनाने के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। यह मौत की लड़ाई थी। लेकिन अब स्थिति अलग थी। सब लोग एक साथ बैठे। एक अवसर देखकर जियान वुशुन ने कहा, भगवान जेन लिंग, जब तक आप उनकी योजनाओं में हस्तक्षेप न करने की शपथ लेते हैं तब तक वे भी किशन मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचाने की शपथ ले सकते हैं। यह एक जीत वाली स्थिति है। फ्यूगो पहले तो सतर्क था लेकिन समझने के बाद वह सराहना करने से खुद को रोक नहीं सका। यदि इस तरह से इसका समाधान हो सकता तो लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी। फिर से अपने चरम पर पहुंचने के बाद शेन लिंग फ्रोलसा के पास उसे बाहर निकालने का एक तरीका था। किशन मंदिर के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए उसने वास्तव में इस पर विचार किया था। जैसे ही वह इस स्थान को छोड़ेगा वह कबीले के भीतर आने वाली महाशक्तियों को सूचित कर देगा। किशन मंदिर अस्थायी नदी की शक्ति का एक संयोजन था। इसमें अनगिनत खजाने थे जो कि आधे चरण 8वें क्लेश क्षेत्र के पावर हाउस की विरासत थी। यहाँ तक कि 7वें क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसे पाने के लिए लालायित थे। बेशक वह इसे जाने देने को तैयार नहीं था। मौजूदा स्थिति को देखते हुए जब तक वह बाहर निकल सकता है बाकी सब कुछ छोड़ा जा सकता है। फ्रोलासा ने फ्यूगो की ओर देखा और सिर हिलाया। दोनों पक्षों ने मौन सहमति जताई। अब ये केवल जेन लिंग के सिर हिलाने की बात थी। जियान वुशुन भी तनाव में था। उसे डर नहीं था कि जेन लिंग जुआ खेलेगा। शर्त भविष्य में उत्तराधिकारियों के बीच एक सुपर अस्तित्व के उद्भव पर थी। भले ही फ्यूगो उस समय तक प्रथम कारागार से भाग निकलने में सफल हो जाए फिर भी वह किशन मंदिर के भीतर ही रहेगा। उस समय भी उसे मारा जा सकता था। जेन लिंग भी डर गया। क्या होगा अगर 6ठे क्लेश क्षेत्र या 5वें क्लेश क्षेत्र में कई शक्तिशाली प्राणियों की उपस्थिति न हो? मूल स्रोत को गतिशील करने की अपनी क्षमता पर पूरी तरह निर्भर रहते हुए फ्यूगो से निपटना अभी भी बहुत जोखिम भरा था। फ्यूगो की चरम शक्ति अर्धचरण 6ठे क्लेश क्षेत्र तक पहुंच गई। जेन लिंग द्वारा मूल स्रोत को संगठित करने के बाद भी वे बराबरी से मुकाबला नहीं कर पाए। वे उससे निपटने के लिए केवल अनुकूल इलाके पर ही भरोसा कर सकते थे। ये बहुत जोखिम भरा था। जियान वुशुन, इस बार तुमने फिर से महान पुण्य प्राप्त किया है। अंततः जेन लिंग ने जोखिम छोड़ दिया और बातचीत करने का विकल्प चुना। ये सुनकर ज्वांग झोंग अवाक रह गया। अब और लड़ाई नहीं, बातचीत। तो फिर उसे क्या करना चाहिए? फ्रोलासा, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? ज्वांग झोंग चिढ़ गया। इतना कुछ सहने के बाद, आखिरकार नायक बनने के बाद, और अब दोनों पक्ष लड़ नहीं रहे थे तो फिर उसका क्या उपयोग था? हो सकता है कि दोनों पक्ष मिलकर पहले उसे खत्म कर दे। ज्वांग झोंग जल्दी से पीछे हट गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जेन लिंग दूसरी तरफ मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, ज्वांग झोंग, अगर तुम अब दया की भीख मांगो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं और तुम्हें बाहर निकाल सकता हूं। क्लेश क्षेत्र साधक, और वह भी पूर्ण साधक, में आगे बढ़ने की क्षमता थी। वह एक उपयोगी सहयोगी हो सकता था बशर्ते वह निष्ठा की प्रतिज्ञा करे और शपथ ले। यदि ऐसा है तो जेन लिंग उसकी जान बख्श सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानना चाहता था कि यह आदमी पापमोचन से कैसे बच निकला। यह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यातनागृह में कैद कुछ क्लेश क्षेत्र के प्राणी तो उसके बराबर भी नहीं थे। गलतियां बिल्कुल भी नहीं होने दी जाती थीं। इसके अलावा शुद्धिकरण किशन मंदिर का मुख्य संचालन था जो मूल स्रोत के बाद दूसरे स्थान पर था। वहां किसी भी प्रकार की गलती की इजाजत नहीं दी गई। ज्वांग झोंग ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से फ्रोलासा को घूरते हुए कहा। हालांकि वह आवेगपूर्ण था लेकिन वो मूर्ख नहीं था। फ्रोलासा ने उसे त्याग दिया और वह अब जेन लिंग की ओर नहीं जा सकता था और दूसरों को अपने ऊपर नियंत्रण करने नहीं दे सकता था। जेन लिंग फ्रोलासा ने ज्वांग झोंग की बात को नजरअंदाज किया और जेन लिंग से बोली, चलो पहले शपथ लेते हैं। ज्वांग झोंग का मामला बाद में होगा।
उन्हें डर था कि जुआंग जोंग, जो अभी अभी जेन लिंग के साथ गठबंधन कर रहा है, को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि यह अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण था कि वे बिना किसी समस्या के इस स्थान से जा सके। कोई समस्या नहीं है, लेकिन चलो पहले शपथ की सामग्री पर सहमत हो जाएं। जेन लिंग को इसकी परवाह नहीं थी, वह शपथ के बारे में अधिक चिंतित था। दोनों पक्षों ने औपचारिक रूप से बातचीत की और शपथ पर चर्चा शुरू की। जियान वुशुन ने अंततः राहत की सांस ली। ये संकट अंततः टल गया। यदि वे किसी समझौते पर नहीं पहुंचते और लड़ाई जारी रखनी पड़ती, तो उसे जीवित रहने के लिए स्काईसाइड हेवनली चेसबोर्ड में छिपना पड़ता। हालांकि यहाँ हमेशा के लिए फंसे रहना नष्ट हो जाने से अलग नहीं था। शक्तिशाली प्राणियों को तारों भरे आकाश में विचरण करना था, हर ब्रह्मांड और समयरेखा को पार करना था। बंधे रहना वास्तव में गिरने से अलग नहीं था। बेहतर होगा कि दूसरे पक्ष को जल्दी जीत मिल जाए। विशेष जीवन रूप को छूकर एक तरफ खड़े हो गए। वे फुसफुसाकर बातें करने लगे। क्या अब ये खत्म हो गया? 80,000 गुना दिव्य शरीर वाले विशेष जीवन रूप को स्पष्ट रूप से संतुष्टि नहीं मिली थी और वह पश्चाताप महसूस कर रहा था। मैंने सोचा था कि यह अधिक रोमांचक होगा, लेकिन यह ऐसा ही है। कुछ ही दूरी पर खड़े जियान वुशुन ने ये शब्द सुने और मन ही मन उपहास किया। अब तक की लड़ाई में किसी भी पक्ष ने बहुत ज्यादा तुरुप के पत्ते नहीं खेले थे। क्लोन भेजना एक तैयारी थी, आखिरकार कोई निश्चितता नहीं थी। छाया संप्रदाय में व्यवस्थित एक कठपुतली को कार्रवाई करने देना ज्यादा कुछ नहीं था। यदि उनकी लापरवाही न होती तो दूसरे पक्ष को कोई मौका नहीं मिलता। शेन लिंग फ्रोलासा ने पहले से ही अनगिनत युगों की तैयारी कर रखी थी। उसकी आस्तीन में जेन लिंग से कम तरकीबें नहीं होंगी, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उन्होंने सचमुच सब कुछ मुक्त कर दिया होता, तो ये विशेष जीवन रूप संभवतः लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। यहाँ खड़े होकर बात कर पाना पहले से ही काफी अच्छा था। इसके अलावा यहाँ आने वाले सभी विशेष जीवन रूप उनके असली रूप थे। क्या वे जा सकते थे? यह अभी भी एक सवाल था। आश्चर्यजनक रूप से वे इस बात पर भी विचार कर रहे थे कि क्या वे केवल मनोरंजन के लिए लड़ना जारी रखना चाहते हैं। दोनों पक्षों के बीच पूरे 1 घंटे तक बातचीत हुई और अंततः शपथ ग्रहण पूरा हुआ। कोई बात नहीं है ना, मेरा अनुरोध अनुचित नहीं है। जेन लिंग ने फ्रोलासा की ओर देखते हुए अपने मुंह की मांस को चुटकी से दबाया। दूसरी ओर फ्रोलासा ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, किशन मंदिर के समान समय और स्थान पर एक साथ प्रकट न हो पाना, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? इन वर्षों में वही ये भी समझ गया कि किशन मंदिर की महत्वाकांक्षाएं महत्वपूर्ण थीं। वे न केवल उत्तराधिकारियों का पोषण करना चाहते थे, बल्कि युद्ध के लिए अधिक शक्तिशाली समय सीमाओं में भी प्रवेश कर सकते थे। अगर वे एक दूसरे से भिड़ गए तो क्या उसे वास्तव में छिपना चाहिए? मत भूलिए, वह विशालकाय देववंश का शेनलिंग था और उसे भी समय सीमाओं के पार युद्ध करने की जरूरत थी। क्या इसका मतलब ये था कि किशन मंदिर का सामना करते समय हार मान ली गई? इतने सारे समय के साथ क्या आपको किशन मंदिर के साथ दुश्मनी करनी होगी? जेन लिंग ने अपनी छोटी आंखों से घूरते हुए गुस्से से कहा। शेन लिंग फ्रोलासा भी कमजोर नहीं थी। इस मुद्दे पर वे 1 घंटे तक उलझते रहे। जियान वुशुन किनारे से ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या वे थोड़ा समझौता नहीं कर सकते थे? प्रत्येक एक कदम पीछे हट सकता था। इस सारी उलझन के बाद उन्होंने आखिरकार समझौता कर लिया। एक ही समय और स्थान में रहने में सक्षम हो गए। हालांकि फ्रोलासा किशन मंदिर के प्रभाव क्षेत्र को खतरे में नहीं डाल सका, यहाँ तक कि उसमें कदम भी नहीं रखना। फ्रोलासा इस परिणाम से कुछ हद तक संतुष्ट था, क्योंकि कोई भी पक्ष दूसरे के प्रभाव में नहीं आ सकता था, जो उसके लिए भी लाभदायक था। ठीक है, चुन की कोई समस्या नहीं है, तो चलो ऊपर दी गई शपथ के अनुसार शपथ लेते हैं। रुको, फ्रोलासा ने जेन लिंग को रोका। जेन लिंग थोड़ा अधीर था। क्या तुम्हारा काम हो गया? हमें एक गवाह की कमी खल रही है। फ्रोलासा बोली। गवाह? वास्तव में ये वैकल्पिक था, लेकिन औपचारिकता के लिए इसे ढूंढना बेहतर था। जेन लिंग की आंखें चमक उठी और उसने मुड़कर जियान वुशुन की ओर देखा। शेन लिंग ने भी ऐसा ही किया। दोनों ने जियान वुशुन को घूर कर देखा, जिससे वह असहज महसूस करने लगा। शपथ ग्रहण करने वाली पार्टी फ्रोलासा। जियान वुशुन दोनों व्यक्तियों के बीच गंभीरता से खड़ा था। उसके हाथ में एक ज़ेड पर्ची थी। ऊपर शपथ के शब्द लिखे थे। उसने सोचा था कि 2-4 वाक्य ही काफी होंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हजारों शब्दें सूचीबद्ध थीं, जो एक दूसरे से बहुत जटिल रूप से जुड़ी हुई थीं। उसने भी नहीं सोचा था कि यह इतना परेशानी भरा होगा। हालांकि उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन शेन लिंग, फ्रोलासा और जेन लिंग दोनों बहुत गंभीर थे। अपना नाम सुनते ही उन्होंने तुरंत जवाब दिया। फ्रोलासा ने एक कदम आगे बढ़ाया और ऊंची आवाज में घोषणा की, उपस्थित। शपथ ली हुई पार्टी जेन लिंग। जेन लिंग भी आगे बढ़ा, उसकी आवाज दृढ़ थी, उपस्थित। क्या आप दोनों सहमत हैं? जियान वुशुन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। अब बोलने की बारी उसकी थी और उसे अपनी बात खत्म करने से पहले अगरबत्ती जलाने में समय लगा। जेन लिंग, फ्रोलासा और जेन लिंग दोनों के चेहरे पर गर्व के भाव थे। आखिरकार ये प्रतिज्ञाएं उन्होंने ही ली थीं। मैं सहमत हूँ, दोनों ने एक साथ उत्तर दिया। जियान वुशुन ने अपना गला साफ किया और आगे कहा, तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, मैं विशालकाय देववंश का फ्रोलासा। मैं किशन मंदिर का प्रथम सच्चा आत्मा जेन लिंग। उद्धरण चिन्ह। शब्दों की एक लंबी श्रृंखला को पूरा करने में लगभग आधा घंटा लग गया। सफल शपथ के क्षण में एक अदृश्य शक्ति तारों वाले आकाश से उतरी और तुरंत दोनों के मूल स्रोतों में विलीन हो गई। यदि फ्रोलासा ने शपथ का उल्लंघन किया तो वह क्लेश में नष्ट हो जाएगा। चूंकि जेन लिंग साधक नहीं था, इसलिए उसने किशन के मूल सागर पर शपथ लेकर दबाव डाला। अगर उसने इसका उल्लंघन किया तो मूल स्रोत सागर ढह जाएगा। मूल स्रोत सागर के बिना किशन मंदिर एक खाली खोल के अलावा कुछ नहीं होगा। ये जोखिम ऐसा नहीं था जिसे जेन लिंग उठाने की हिम्मत कर सके। ओह, जियान वुशुन ने राहत की सांस ली। आखिरकार सब कुछ पूरा हो गया। जियान वुशुन, तुमने इस बार अच्छा किया है। एक बार जब सभी चीजों के मूल स्रोत से वह प्राणी चला जाएगा, तो मूल स्रोत तुम्हारा हो जाएगा। जेन लिंग ने संतोष व्यक्त किया।
सच तो यह है कि सभी चीजों का मूल स्रोत शुरू से ही जियान वुशुन का होना चाहिए था, और इस बार चीजें आसानी से सही जगह पर आ गई। जियान वुशुन इस नतीजे से बहुत खुश था। इस बार न सिर्फ वह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, बल्कि उसने सभी चीजों के मूल स्रोत पर भी नियंत्रण पा लिया, जिससे सब कुछ बेहतर हो गया। तुरंत उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद भगवान जेनलिंग। ठीक है, अब समय आ गया है कि मैं जल्दी से अपनी ताकत वापस पा लूं और जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दूं। फ्यूगो, जो पूरे समय चुप रहा था, अब खुद को रोक नहीं सका और उसने सबको याद दिलाते हुए कहा। जेनलिंग ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और विशेष जीवन रूपों को पीछे हटने का संकेत दिया। एक बार फिर इस स्थान पर एक बड़ी कतार खड़ी हो गई। मूल रूप से एक आकस्मिकता के रूप में तैयार की गई इस व्यूह रचना ने अब शेनलिंग की पूरी तैयारी को प्रमाणित कर दिया तथा अप्रत्याशित घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लिया। जियान वुशुंग और फ्यूगो ने एक साथ ही युद्ध में प्रवेश किया और शेनलिंग ने भी ऐसा ही किया। इस बार पहले मेरी चोटों की मरम्मत करते हैं। फ्रोलासा को अभी भी स्थिति के बारे में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। अप्रत्याशित परिवर्तनों से चिंतित होकर उनकी मूल स्रोत पुनर्प्राप्ति की गति अपेक्षाकृत तेज थी, जिसमें केवल 10 वर्ष लगे। तब तक उसके पास क्लेश क्षेत्र की पूरी ताकत होगी, जिससे उसे अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने में भी आत्मविश्वास मिलेगा। फ्यूगो ने इस चिंता पर कोई ध्यान नहीं दिया, वह सरणी के केंद्र में क्रॉस लेग करके बैठ गया। अपनी अंतर्निहित पुनर्प्राप्ति क्षमता पर भरोसा करते हुए उसने अपने स्वयं के मूल स्रोत को पुनर्स्थापित करना शुरू कर दिया। इस बीच जियान वुशुंग ने शेनलिंग फ्रोलासा को उसके मूल स्रोत की मरम्मत में सहायता की। जहां तक जेनलिंग के अवतार की बात है तो वह दूर से ही देख रहा था। चूंकि यह सिर्फ एक अवतार था, इसलिए यहां रहने में कोई बुराई नहीं थी। इसने ज्वांग जोग के साथ अनौपचारिक बातचीत की और पाताल लोक की स्थिति के बारे में पूछताछ की। ज्वांग जोग ने अपना सिर नीचे किया, थोड़ा उदास महसूस किया। अपनी पिछली ताकत के विपरीत उसने धीमे स्वर में कहा, वास्तव में पार्गेट्री संकट में है। कई क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ पहले ही गिर चुके हैं। जेनलिंग की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, वह पूरी तरह से अनजान था। यद्यपि वह सीधे पापमोचन में प्रवेश करने में असमर्थ था, फिर भी वह उसके भीतर की विपत्ति को महसूस कर सकता था। परिचित आभाएं स्पष्ट रूप से मौजूद थीं, तो फिर वे कैसे नष्ट हो गईं? ये खा रहा है। ज्वांग जोग का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। देवो शब्द सुनकर जेनलिंग भी चौंक गया। हालांकि वह तुरंत समझ गया और पूछा, क्या ये सच्चे गुरु हैं? ये गु जुन है। ज्वांग जोग के स्वर में दुख की झलक थी। वह लगभग परगेट्री में ही मर गया था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत भयानक थी, लेकिन सौभाग्य से वह परगेट्री के भीतर एक मामूली व्यक्ति था। मास्टर गु जुन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन ब्रह्मांड मास्टरों का वध कर दिया तथा उनके मूल स्रोतों को खा गए। यद्यपि वे ब्रह्मांड गुरु गिर गए थे, उनके मूल स्रोत गु जुन द्वारा निगल लिए गए थे, इसलिए उनकी आभा बनी रही। इसलिए जेनलिंग ने ध्यान नहीं दिया। गु जुन नाम सुनते ही जेनलिंग का रंग एकदम बदल गया। 3 सच्चे गुरुओं में से एक गिर गया था और 5 दानव प्रभुओं में से एक में परिवर्तित हो गया था। अन्य 2, जिन्हें शुरू में किशन मंदिर के लिए अज्ञात माना गया था, आपदा का स्रोत बन गए। शायद यह मूल सत्ता की दयालुता थी जो तारों भरे आकाश पर कहर बरपाना नहीं चाहती थी। उनमें से एक को दबा दिया गया। जेनलिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली और उसकी मुख्य चेतना मूल स्रोत सागर के भीतर अपने असली रूप में लौटाए। सागर अवलोकन मंडप में बैठे हुए जेनलिंग ने अनुमान लगाना शुरू किया। इसके साथ ही वह यादों के कुछ टुकड़ों को भी निगलता रहा जो किशन से संबंधित यादें थीं। गुंजन, जेनलिंग के असली रूप और उसके अवतार ने एक साथ उनकी आंखें खोल दी। उनके मन में 3 सच्चे गुरुओं की साजिश का खुलासा करने वाली व्यापक छवियां उभरी। प्रथम जेल, जेनलिंग के क्लोन की आंखें बर्फीली थीं और वह ज्वांग जोग को घूरते हुए पूछ रहा था, गु जुन कितना शक्तिशाली है? उन सच्चे गुरुओं की साजिश के बारे में जानने के बाद, या बल्कि किशन मंदिर से बुरे विचारों का निशान भक्षण मूल स्रोत तक प्रेषित हो गया, जिससे दूसरे पक्ष को हमेशा याद रहता है। ये सब अंततः किशन द्वारा छोड़ा गया मूल कारण था। हालांकि पार्गेट्री मजबूत थी, लेकिन ये सीमित शक्ति वाला एक स्पेस टाइम खजाना था। अगर इसे दूसरे पक्ष द्वारा तोड़ा गया तो किशन मंदिर वास्तव में खतरे में पड़ जाएगा। दिव्य गुरु हुआंग जितना ही दुर्जय, ज्वांग जोग ने उत्तर दिया। जेनलिंग को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। दिव्य गुरु हुआंग की शक्ति छठे क्लेश क्षेत्र के शिखर पर थी, जो मोरो स्पेस-टाइम में शीर्ष 3 में से एक थी। केवल एक ही व्यक्ति जो दिव्य गुरु हुआंग को स्थिर रूप से दबा सकता था, वह था किशन। छठे क्लेश क्षेत्र में शेष 3 शक्तिशाली प्राणियों में से एक नव पदोन्नत छठे क्लेश क्षेत्र का था। अन्य 2 में से एक किशन मंदिर से संबंधित नहीं था। जेनलिंग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन हुआंग की ताकत 3 प्रमुख दिव्य गुरुओं में सबसे मजबूत थी। गु जुन की तुलना हुआंग से की जा सकती है, जो उसे प्राप्त स्मृतियों से काफी भिन्न है। उस समय के 3 सच्चे गुरु इतने शक्तिशाली नहीं थे। अब वे इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? सौभाग्यवश उनमें से एक गिर गया था। अब एक को मूल ब्रह्मांड में दबा दिया गया था और दूसरे को पाताल लोक में। दोनों किशन मंदिर के सिर पर पत्थर की तरह थे। प्रतिशोध, ये किशन मंदिर के लिए एक आपदा थी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उन्होंने हाल ही में विशालकाय देववंश की आंतरिक समस्याओं का समाधान किया, एक बड़ा छुपा हुआ खतरा सामने आ गया। गु जुन, उस पागल से निपटना आसान नहीं था। अगर वह सचमुच बाहर आ गया तो वह किशन मंदिर को उलट सकता था। जेनलिंग को डर की लहर महसूस हुई, लेकिन सौभाग्य से उसे पूर्व ज्ञान था और वह पहले से तैयारी कर सकता था। तुम्हारा मतलब है, लड़ाई के दौरान एक दरार दिखाई दी और उस दरार के बाद तुम यहाँ पहुंच गए? जेनलिंग को यह विश्वास करना मुश्किल लगा। पार्गेट्री एक लौकिक खजाना था, लौकिक खजाने पर एक स्थानिक दरार कैसे हो सकती है? ज्वांग जोग ने सिर हिलाकर पुष्टि की, बिल्कुल सच है। यह एक स्थानिक दरार थी जो मेरे ठीक सामने दिखाई दी। मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो इससे बचकर निकल गया। मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद यहाँ क्यों आ गया। ये परेशानी वाली बात है। यदि स्थानिक दरार पुनः प्रकट होती है तो गु जुन किसी भी समय यहाँ पहुंच सकता है। हालांकि पहले भी कई संघर्ष हुए थे और कोई स्थानिक विसंगतियां नहीं हुई।
जब मैं उस समय बच निकला तो यह अजीब था। लड़ाई सबसे तीव्र नहीं थी। गु जून ने चौथे क्लेश क्षेत्र में 2 विशेषज्ञों को मार डाला और दरार अचानक दिखाई दी। ज्वांग जो भी हैरान था। जब गु जून प्रकट हुआ और उसने 5वें क्लेश क्षेत्र में कई विशेषज्ञों के साथ युद्ध किया तो कोई दरार नहीं दिखाई दी। इसके बजाय जब उसने चौथे क्लेश क्षेत्र में विशेषज्ञों को मार डाला तो एक स्थानिक दरार उभरी। शायद इसका युद्धों से कोई लेना देना नहीं था। संभवतः ये परगेटरी के साथ कोई समस्या थी। जेन लिंग ने भी इस संभावना के बारे में सोचा। यदि वास्तव में परगेटरी में कोई समस्या है तो स्थिति गंभीर होगी। सौभाग्य से गु जून की भक्षण गति बहुत तेज नहीं थी। उसने केवल तीसरे क्लेश और चौथे क्लेश क्षेत्रों के कई विशेषज्ञों को ही भक्षण किया था और अभी भी अपने लाभ को पचा रहा था। उसके पास अभी बहुत समय बचा था। गु जून भक्षण मूल स्रोत का प्रकटीकरण था। जितने अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों को वह खाता था वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता था। अब वह हुआन से प्रतिस्पर्धा कर सकता था, जो ये दर्शाता था कि वह छठे क्लेश क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। यदि वह पाताल लोक में क्लेश क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों को निगल जाए तो वह चरण 7वें क्लेश क्षेत्र तक भी पहुंच सकता है। तब तक पुनः दरार से उभरने पर किशन मंदिर वास्तविक संकट में पड़ जाएगा। 5वें क्लेश क्षेत्र को अभी भी दबाया जा सकता है, लेकिन छठे क्लेश क्षेत्र से निपटने के लिए कई आकस्मिकताओं को स्थापित करने की आवश्यकता होगी। आधे कदम के 7वें क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना करना। परिणाम अकल्पनीय थे। जेन लिंग पर तुरंत दबाव पड़ गया। अरे, मुझे उस समय इतनी सारी परेशानियां क्यों छोड़नी पड़ी। जेन लिंग को बहुत पछतावा हुआ। शुरुआत में ही किशन को इन सभी लोगों का वध कर देना चाहिए था। अब उसे एक गड़बड़ी से निपटना था। एक सच्चे आत्मा के रूप में वह नहीं जा सकता था। किशन मंदिर के भीतर 5वें क्लेश क्षेत्र के शिखर पर शक्तियां थीं। छठे क्लेश क्षेत्र में उन लोगों से निपटने के लिए मूल स्रोत सागर को संगठित करने की आवश्यकता थी। जहां तक आधे चरण 7वें क्लेश क्षेत्र में उन लोगों का सवाल है, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह केवल पार्गेटरी की शक्ति की आशा कर सकता था। यहां तक कि लौकिक खजाने में किसी के द्वारा हेरफेर किए बिना भी अर्ध चरण 7वें क्लेश क्षेत्र में किसी को दबाना कठिन नहीं होना चाहिए। जेन लिंग ने खुद को सांत्वना दी, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद करने से पहले पाताल लोक के अंदर विभिन्न स्थितियों के बारे में पूछताछ की। उत्तराधिकारियों की खेती में तेजी लानी होगी। वे अब और अधिक विलंब नहीं कर सकते थे। हाल के वर्षों में कई परम सम्राट उभरे हैं। एक बार जब ये युवा टियर 6 सम्राट चरण में पहुंच गए तो 4 महान गुप्त क्षेत्रों में ज्यादा उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं होगा। इन होनहार परम सम्राटों को प्रशिक्षण के लिए अन्य शक्तिशाली आयामों में भेजना जरूरी था। स्पेसिटाइम नदी, जहां मूल ब्रह्मांड स्थित था, में 4 महान गुप्त क्षेत्रों के विशेषज्ञों की तुलना में कम शक्तिशाली प्राणी थे। स्वाभाविक रूप से ये पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्हें अन्य दुर्जय आयामों में भेजा जाना था। जबकि क्लोन ने इस स्थान पर फ्यूगो और अन्य जैसे आकृतियों की वसूली देखी, असली शरीर ने ग्रेव गॉड पर्वत पर व्याख्यान देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उन परम दाव प्रभुओं को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न परीक्षणों की व्यवस्था जारी रखी। केवल पर्याप्त संख्या में परम सम्राटों के होने पर ही वह क्लेश क्षेत्र में एक पाने की आशा कर सकता था। उनके मार्गदर्शन में शांत सफलता के कगार पर था। जैसे जैसे कोई सफल होता जाएगा, वैसे वैसे और भी लोग सफल होते जाएंगे, और इस अनुभव के साथ वे लगातार क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों को विकसित कर सकेंगे। परम सम्राट जो क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ बन गए, वे साधारण मूल दक्षिण दाव सम्राटों की तुलना में अधिक दुर्जय हो गए। जब तक कोई अभ्यासी परम दाव का पालन करता है, क्लेश क्षेत्र बनने से उसे तीसरे क्लेश क्षेत्र के शक्तिशाली केंद्र में तेजी से प्रगति करने की अनुमति मिलती है। इसके बाद एक ब्रह्मांड को नियंत्रित करने से उनकी साधना की गति बहुत बढ़ जाएगी, जिससे वे तेजी से ऊपर उठकर 5वें क्लेश क्षेत्र के महाशक्ति बन जाएंगे। ये परम दाव का लाभ था, जो दाव लॉर्ड्स और सम्राटों से लेकर बाद के क्लेश क्षेत्रों तक और अधिक स्पष्ट हो गया। इसलिए जेन लिंग ने उन परम दाव लॉर्ड्स की खेती करने में कोई खर्च नहीं छोड़ा। जहां तक सामान्य मूलपत सम्राटों का प्रश्न है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था जैसे कि पर्णसमूह की खेती करना, ठीक वैसे ही जैसे मछली पालना। केवल कुछ ही सम्राटों को विशेष ध्यान दिया जाता था, जिनके मूल स्रोत अद्वितीय होते थे। 10 लाख वर्ष समय की नदी में एक बूंद के समान थे, जो क्षण भर में वाष्पित हो गए। किशन मंदिर के खुलने के बाद से लाखों साल बीत चुके थे। अब प्रतिभागियों की गिनती ब्रह्मांडीय इकाइयों में की जाती थी। मूलतः यह मूल ब्रह्मांड तक ही सीमित था, जहां किशन मंदिर स्थित था, तथा कुछ आसपास के ब्रह्मांड जहां प्रतिभागियों को लूटा गया था। अब इसका दायरा समय की संपूर्ण नदी तक फैल गया था। किशन मंदिर का प्रभाव उनकी कल्पना से भी अधिक था। ग्रेव गॉड माउंटेन और यहां तक कि एल्डर पैलेस पर भी कई कार्य जारी किए जा रहे थे। वे सभी लूटपाट के मिशन थे। टियर 6 सम्राटों के नेतृत्व में उन्होंने एक के बाद एक ब्रह्मांड को लूटा। जब तक वे यान अमर थे, किसी को भी नहीं बख्शा जाता था। उन्हें देखते ही पकड़ लिया जाता था, और दाव लॉर्ड्स के लिए आवश्यकताएं बहुत सख्त थीं। कभी कभी ब्रह्मांड के लगभग 90% यान अमरों को ले लिया जाता था, फिर भी ग्रैंड यान अमरों और दाव लॉर्ड्स द्वारा ली गई संख्या केवल एक अंश थी। ज्यादातर यान अमर अविकसित थे, जिनका भविष्य अनिश्चित था। ग्रैंड यान अमर और दाव लॉर्ड्स आमतौर पर अच्छी तरह से स्थापित थे। भले ही किशन मंदिर समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन वे कुछ बेकार व्यक्तियों पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। बाहर की हलचल भरी गतिविधियों के बीच किशन मंदिर में तीव्र आंतरिक प्रतिस्पर्धा का अनुभव हुआ। एक के बाद एक शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह उभरकर सामने आया, जो शीघ्र ही एक समय के गौरवशाली श्रेणी 5 सम्राटों को पीछे छोड़ गए। जियान वुशुन के समकालीन उत्तराधिकारियों में कुछ शक्तिशाली दाव लॉर्ड उभरकर सामने आए, जैसे कि टोंटियन बौद्ध क्षेत्र के दाव लॉर्ड जियू। किशन मंदिर में प्रवेश करने से पहले वह पहले से ही पूरे ब्रह्मांड के शीर्ष 500 में स्थान पर था। परीक्षण के बाद और कब्र भगवान पर्वत में प्रवेश करने के बाद वह शिखर पर पहुंच गया, वानजिंग जैसे विशेषज्ञों के बराबर, जिन्होंने असंख्य दाव का अभ्यास किया। दाव को सफलतापूर्वक एकीकृत करने और सम्राट बनने के बाद 10 लाख वर्षों के भीतर वह एक श्रेणी 5 सम्राट बनने के लिए साधना करता है। इस अवधि के दौरान कभी कभी समय त्वरण के बावजूद, जो शायद लाखों वर्षों की साधना के बराबर है, उस समय उसे शीर्ष स्तरीय उत्तराधिकारी माना जाता था।
हालांकि अब टियर 5 के शिखर पर पहुंचने के बावजूद बाद के उत्तराधिकारियों में टियर 6 सम्राटों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। इससे पहले के उत्तराधिकारियों के बीच और भी अधिक तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई, जो बाद में आने वालों की तुलना में अधिक हताश थे। जबकि श्रेणी 5 के सम्राट अभी भी 4 महान गुप्त क्षेत्रों की खोज कर रहे थे, श्रेणी 6 के लगभग सभी सम्राट किशन मंदिर को छोड़कर समय की नदी में प्रवेश कर चुके थे। इसका एक छोटा सा हिस्सा पृथ्वी लोक को गया। शेन लिंग के गायब होने से पृथ्वी पर शांति आ गई, लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन दाव विशेषज्ञ ब्रॉली द्वारा किया जाने वाला नरसंहार कभी नहीं रुका। अब सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर उसने अपने पिता के हत्यारे की खोज जारी रखी। बाहरी दुनिया में 10 लाख सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जहां तक जियान वुशुन के शुरुआती विश्वासघात की बात है, तो उसे बहुत पहले ही भुला दिया गया था और उसके करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर शायद ही कभी इसका जिक्र किया जाता था। मानवीय क्षेत्र में बिजली गिरने से तबाह हुए खंडहरों पर तत्वों द्वारा नष्ट किए गए विशाल विलो वृक्ष के नीचे हुकिन चारों ओर धूल के बावजूद एक शुद्ध सफेद वस्त्र पहने हुए पैरों को मोड़कर बैठा था। उन्होंने किशन मंदिर को मुख्यधारा में नहीं छोड़ा, बल्कि इस खंडहर स्थल पर 10 लाख वर्ष ध्यान करते हुए बिताए। जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो पुतलियों में आकाशगंगाएं एकत्रित हो गईं, जिससे एक तारों जैसा घूर्णन बन गया। मास्टर, बिजली से टूटे पेड़ पर खड़ी जियांग शांग अपने मालिक की आंखें खोलते देख आश्चर्यचकित हो गई। उसने सोचा था कि वह लाखों वर्षों तक यहाँ खेती करेगा, परंतु उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी उभर आएगा। इन वर्षों में जियांग शांग ने हुकिन के साथ 4 महान गुप्त क्षेत्रों की यात्रा की थी, यहाँ तक कि कब्र देवता पर्वत पर भी गई थी। उसने बहुत कुछ देखा और अपने भीतर अपार क्षमता का एहसास किया। 10 लाख वर्षों की साधना के बाद वह एक स्तर 6 की सम्राट बन गई, तथा उसे पूरी तरह से पता था कि यह सब उसके अंदर विद्यमान घास और लकड़ी की आत्मा से संबंधित था।